तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंत में देखा, मामला एकदम संगीन हो चुका था। बेचारा शियांग जिली उस रहस्यमयी औरत के फैंटास्मिक एयर के जाल में ऐसा फंसा कि हवा की तरह गायब हो गया। उधर सील के बाहर तो जैसे मेला लगा था। सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के दिग्गज और खूंखार ओल्ड डेविल चियन अपने 5 सफेद सायों के साथ अंदर घुसने की ताक में थे। लेकिन असली तमाशा तो 10 किलोमीटर नीचे शुरू हुआ, जहां हमारे सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के चेले रास्ता रोककर अपनी छाती ताने खड़े थे। तभी वहां एक लाल रोशनी का बवंडर उठा और एक ऐसा अड़ियल बूढ़ा सामने आया जिसे ना तो मौत का डर था और ना ही किसी दिग्गज का खौफ। उसने सरेआम ललकारा कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो तो अंदर जाकर ही रहेगा। और जैसे ही उसने अपनी हथेली से वो जादुई लाल रोशनी छोड़ी, सबकी आंखें चुंधिया गईं। तो इस पाठ की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां उस बूढ़े की लाल रोशनी ने कोहराम मचाया था। हुआ टिएनची ने अपनी आवाज में ठंडापन भरते हुए और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान लाकर टोकते हुए बोला, अरे ये क्या हो रहा है? भाई ज़ेंगवेई, पता नहीं मेरे इन चेलों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो तुम उन्हें सजा देने पर उतारू हो। पर क्या तुम ये मेहरबानी मुझ पर छोड़ सकते हो? अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान में रंग बिरंगी रोशनी की लकीरें खिंच गईं और पलक झपकते ही सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के एल्डर्स वहां आ धमके। जो शख्स बोल रहा था उसने सीधे उस लाल रोशनी वाली परछाई के सामने मोर्चा संभाल लिया। वहां मौजूद लोग तो तब हक्का बक्का रह गए जब वो रौबदार कल्टीवेटर, जो अभी तक शेर बन रहा था, एकदम से पाला बदल गया। ज़ेंगवेई ने चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए और नरम पड़ते हुए बोला, अरे तो भाई हुआ भी यहीं थे। लगता है मुझसे ही तमीज में थोड़ी चूक हो गई। मैं तो बस तुम्हारे इन चेलों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। भला मैं इन्हें सच में थोड़े ही डराता। तभी बगल से ठाटे मारती हंसी सुनाई दी और सफेद रोशनी के धमाके के साथ 5 साए वहां प्रकट हुए। किएन ने कड़कती आवाज में मजे लेते हुए बोला, तो ये हमारे जाने माने कल्टीवेटर ज़ेंगवेई यानी कि मशहूर मास्टर स्कैटरविंड हैं। आज रूबरू मिल लिए। सच में जैसा नाम है वैसा ही काम है आपका। ज़ेंगवेई ने घबराते हुए और गले में थूक निगलते हुए बोला, भाई किएन, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो इन शिफ्टिंग सेक्ट के धुरंधर अनब्रेकेबल सिंह के डेविल्स वाले भाई किएन हैं। आपकी साख के आगे मेरी क्या बिसात। ये बातें कोई हवा हवाई नहीं थी। मास्टर स्कैटरविंड पूरे ग्रेट जिन में नामी गिरामी आदमी था, पर उसका नाम किसी नेक काम के लिए नहीं बल्कि अपनी नीच हरकतों और धोखेबाजी के लिए मशहूर था। वो इतना गिर चुका था कि अपने से कमजोर को देखते ही गिद्ध की तरह टूट पड़ता और उसे लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इस वजह से कई नेसेंट सोल वाले भी उससे खार खाए बैठे थे। किस्मत का धनी ऐसा कि उसे एक पुरानी नायाब चीज वर्ल्ड फ्लाइंग बूट्स मिल गई थी, जिसे पहनकर वो बड़े बड़े महारथियों की पकड़ से भी हवा की तरह निकल जाता था। ऊपर से उसने बचने और भागने की ऐसी ऐसी गुप्त तकनीक सीख रखी थी कि कोई उसे छू तक नहीं पाता था। सेक्रेड पॉइजन सेक्ट का बड़ा एल्डर हुआ टिएनची तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर ओल्ड डेविल किएन को उसमें कुछ दिलचस्पी दिखने लगी। किएन के रौब के आगे मास्टर स्कैटरविंड ऐसे दुबकने लगा जैसे बिल्ली को देखकर चूहा बिल ढूंढता है। ओल्ड डेविल किएन ने अपना ध्यान हटाया और हुआ टिएनची की तरफ मुड़ते हुए चुटीले अंदाज में बोला, भाई हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सेक्ट ने यहां डेरा सिर्फ इसलिए डाला है ताकि दूसरों का रास्ता रोका जाए? हुआ टिएनची ने अपनी नजरें चुराते हुए और बात संभालते हुए बोला, भाई किएन, कैसी बातें कर रहे हो? हमारी सेक्ट की इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपका या किसी और का रास्ता रोकूं। मैं तो बस इस फॉर्मेशन को तोड़ने की जुगत में था ताकि कोई अनजाना इस जादुई जाल में फंसकर अपनी जान न गवा बैठे। ओल्ड डेविल किएन ने ठंडी हंसी हंसते हुए और तंज कसते हुए बोला, ओह, तो माफ करना भाई, मैंने तुम्हारी नेक दिली को गलत समझ लिया। लेकिन ये मामूली इल्यूजन मेरा क्या बिगाड़ेगा? अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो क्या मैं अभी अंदर जा सकता हूं? उसके बोलते ही उसके 5 साए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हुआ टिएनची ने झटपट रास्ता देते हुए और हाथ हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, अगर भाई किएन अंदर जा सकते हैं तो मैं कौन होता हूं रोकने वाला। उसने इशारा किया और उसके चेलों ने रास्ता साफ कर दिया। बाकी चेले तो हक्के बक्के थे कि ये क्या हो रहा है, पर अपने बड़े उस्ताद पर भरोसा करके सब किनारे हो गए। ओल्ड डेविल किएन ने एक जोरदार और डरावना ठहाका लगाते हुए बोला, तो फिर मैं चला। और पलक झपकते ही वो अपनी 5 शैतानी ताकतों के साथ उस सफेद रोशनी वाली दीवार में समा गया। नीला उजाला हुआ और वो गायब हो गया। जब वहां सन्नाटा छाया तो हुआ टिएनची ने लोगों की तरफ मुड़कर अपने चेहरे की लकीरों को सिकोड़ते हुए बोला, अगर किसी और को भी अंदर जाने की खुजली है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। ये सुनकर सबकी घीगी बंध गई। जो लोग अभी तक सीना चौड़ा कर रहे थे अब वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
यहां तक कि वो धूर्त मास्टर स्कैटरविंड भी भीड़ में छुप गया। सब ये तो चाहते थे कि रास्ता खुले, पर अब जब अंदर एक खतरनाक खलीफा बैठा है तो सबकी हवा टाइट हो गई। हुआ टिएनची ने जब देखा कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही तो उसने नफरत से मुस्कुराते हुए अपने चेलों को हुक्म दिया, अब यहां पहरा देने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऊपर वापस चले जाओ, बाकी एल्डर्स और मैं अब अंदर जा रहे हैं। चेले बोले, जी हुजूर, और सब सुरंग से वापस चले गए। अब वो चारों एल्डर्स भी उस इल्यूजन के अंदर गायब हो गए। इसके बाद वहां शोर मच गया। ज्यादातर लोग अकेले या 2-3 की टोली में थे, जिनके पास इतनी अंदरूनी शक्ति नहीं थी कि वो अंदर जाने का रिस्क लें। नेसेंट सोल वाले भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मास्टर स्कैटरविंड ने एक हट्टे कट्टे आदमी को ताड़ लिया और दांत दिखाते हुए बोला, भाई क्या ख्याल है, साथ चलें? उस कल्टीवेटर ने आंखें तरेरते हुए और मजाक उड़ाते हुए बोला, साथ रहने ही दो, पर तुम्हारा नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सच में क्या गजब की बदनामी कमाई है तुमने। मास्टर स्कैटरविंड ने बुरा नहीं माना और बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, इतने दूर दूर क्यों भाग रहे हो? हमारे अलावा 3 और अकेले घूमने वाले नेसेंट सोल वाले यहां मौजूद हैं। अगर हम पांचों हाथ मिला लें तो अंदर किसी का बाप भी हमें हाथ नहीं लगा पाएगा। उस हट्टे कट्टे आदमी को बात तो पते की लगी, पर स्कैटरविंड का रिकॉर्ड इतना खराब था कि उसे डर लग रहा था। उसने नाक सिकोड़ते हुए बोला, पहले उन तीनों को मना के लाओ, फिर देखेंगे। स्कैटरविंड ने सीना ठोकते हुए बोला, अरे वो तो पल भर में मान जाएंगे। और वो झट से एक बैंगनी रोशनी वाले बूढ़े के पास जा पहुंचा। बूढ़ा कुछ समझ पाता उससे पहले ही स्कैटरविंड ने बत्ती सी दिखाते हुए बोला, भाई अंदर चलोगे साथ में? मैंने उस पहलवान को मना लिया है और हम 5 लोग होने वाले हैं, क्या बोलती है पब्लिक? बूढ़े ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर उस हट्टे कट्टे आदमी की तरफ देखा। जब उन दोनों की आंखें मिली तो माजरा समझ आ गया। देखते ही देखते वो 5 अनजान मुसाफिर उस फॉर्मेशन के अंदर गायब हो गए। इधर हान ली की हालत पतली थी, उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और वो चारों तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ फंसा है। हर तरफ बस रंग बिरंगे कदल हैं, न रास्ता न कोई निशान। हान ली ने कड़वा मुंह बनाते हुए और खुद से बुदबुदाते हुए बोला, ये कैसी मनहूस जगह है, न बाहर उड़ पा रहा हूं न कोई अड़चन दिख रही है। ये कोई मामूली इल्यूजन तो नहीं लगता। क्या मैं यहां हमेशा के लिए दफन हो गया? कुछ दिन पहले उसकी टोली को सीढ़ियों के पास एक पत्थर पर कीमती जड़ी बूटी दिखी थी। ओल्ड मैन फू जैसे ही उसे तोड़ा, कोई पुरानी रेस्ट्रिक्शन जाग गई और धमाका हुआ। हान ली की आंखें चुंधिया गईं और जब खुली तो वो अकेला इस वीरान जगह पर था। बाकी दोनों साथियों का अता पता नहीं था। हान ली कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने पुरानी कलाओं और फॉर्मेशन पर बहुत रिसर्च की थी, इसलिए शुरू में तो उसे लगा कि वो इसे चुटकियों में सुलझा लेगा। पर जैसे जैसे वक्त बीता उसका माथा ठनका। उसे ये भी नहीं पता था कि ये सच है या सपना। वो जितना आगे बढ़ता कदल उतने ही घने हो जाते। उसकी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज भी यहां जवाब दे गई थीं। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति और हथियारों से खूब हमले किए, पर उसके वार दूर जाकर हवा में खो जाते। हार मानकर हान ली एक जगह जम गया। उसने आंखें मूंद लीं और ध्यान लगाने लगा। वो अपने दिमागी खजाने में उन पुरानी जादुई तरकीबों को ढूंढने लगा जो इस मुसीबत का हल निकाल सकें। काफी देर तक वो पत्थर की मूरत बना रहा। फिर अचानक उसने आंखें खोली और उन कदलों को घूरते हुए एक अजीब आवाज निकाली। हान ली ने चुटकी बजाते हुए और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा तो सारा लोचा ये था, अब समझ में आया। हान ली ने बड़े आराम से उठकर पास के एक लाल बादल की ओर हाथ बढ़ाया। देखते ही देखते हवा में एक विशाल नीला हाथ प्रकट हुआ और उसने उस बादल को दबोच लिया। हान ली ने उस हाथ को एकटक देखा और अचानक अपनी उंगलियों से एक अजीब इशारा करते हुए कोई गुप्त मंत्र बुदबुदाया। वो बड़ा सा हाथ एक पल के लिए कांपा और फिर उसने मुट्ठी भींचकर उस बादल को जकड़ लिया। उस हाथ से नीली रोशनी फूटने लगी और देखते ही देखते उसने एक गेंद की शक्ल ले ली। हान ली ने फिर अपने मुंह से नीली नेसेंट आग की एक धार छोड़ी और उसे उस गेंद के चारों ओर लपेटकर उसे धधकती ज्वाला के बीच झोंक दिया। हान ली ने मंत्र पढ़ना बंद किया और बिना किसी हाव भाव के खामोशी से उस चमकती गेंद को ताकने लगा। न जाने कितना वक्त बीत गया, तभी हान ली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी आस्तीन झटकी और उस आग को एक झटके में बुझा दिया, जिसके नीचे से एक धुंधली लाल मोती निकल आई। हान ली ने लंबी सांस भरते हुए थोड़ा उदास होकर बोला, तो मेरा शक सही था। रूप बदलने और छिपने का इतना गजब का तरीका तो बस पुराने जमाने के कल्टीवेटर्स ही जानते थे। उस दौर में भी शायद इक्का दुक्का धुरंधर ही इस कला में माहिर रहे होंगे। शुक्र है कि सिन रुइन ने उस पुराने जेट स्लिप में इस तरह के रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया था, वरना आज तो मेरी हवा टाइट हो जाती। लगता है मुझे अपनी आंखों की शक्ति और बढ़ानी होगी।
अगर अगले 100 साल तक ब्राइट साइड स्पिरिट वाटर का इस्तेमाल करता रहा तो फिर ऐसे तगड़े इल्यूजन भी मेरे सामने नहीं टेक पाएंगे। उसने उस लाल मोती को वहीं हवा में तैरता छोड़ दिया और आसपास नजर दौड़ाई। तभी उसकी नज़र एक नीले बादल पर पड़ी। उसने उसे पकड़ा और फिर से नेसेंट आग में झोंक दिया। इस बार पलक झपकते ही वो बादल गायब हो गया। हान ली को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बस हाथ बढ़ाकर एक और बादल पकड़ा। 2-3 बार और नाकाम होने के बाद आखिर में उसके हाथ एक नीला मोती लग ही गया। आधा दिन बीतते बीतते उसने पीला, आसमानी और सुनहरा मोती भी इकट्ठा कर लिया। हान ली ने बड़ी संजीदगी से अपना हाथ उठाया और उन मोतियों को हवा में ऊपर उछाल दिया। उसने अपने हाथों से इशारा किया और उन्हें धीरे धीरे घुमाने लगा। रफ्तार इतनी बढ़ गई कि वे सतरंगी रोशनी का एक पहिया बन गए। हान ली ने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीरे से चिल्लाया, जाओ। जैसे ही उसकी उंगलियां रुकी, वो सतरंगी पहिया बिखर गया और 5 मोती अलग अलग दिशाओं में एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ चले। वे मोती अलग अलग जगहों पर जाकर रुक गए और किसी दिल की धड़कन की तरह फूलने पिचकने लगे। अचानक वहां ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि हान ली की आंखें चुंधिया गईं। वे मोती अब 5 चमकते सूरज की तरह लग रहे थे। वे सब एक दूसरे में समा गए और आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी। थोड़ी ही देर में रोशनी का सैलाब आया और हान ली ने खुद को वापस उन पत्थर की सीढ़ियों और उसी बड़ी चट्टान के पास पाया। ओल्ड मैन फू ने कलेजा मुंह को आते हुए चीख कर बोला, भाई हान। बाई यावी ने भी खुशी और हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, बबुआ हान। वे दोनों 10 मीटर दूर खड़े थे। उनके चेहरों पर जो डर और परेशानी थी वो हान ली को देखते ही गायब हो गई। हान ली ने उनसे पूछा, क्या तुम दोनों भी फंस गए थे? ओल्ड मैन फू ने रोंगटे खड़े कर देने वाले डर से बोला, पक्का भाई हान ने ही उस खौफनाक पाबंदी को तोड़ा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डरावना स्पेल फॉर्मेशन कभी नहीं देखा। मुझे तो लगा था कि अब यहीं दम निकल जाएगा और मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बेचारे बूढ़े की हालत खराब थी। उस कैद से निकलने की कोशिश में उसकी अंदरूनी शक्ति और होशो हवास दोनों का कचूमर निकल गया था। बाई यावी ने चेहरे पर शुक्रगुजारी लाते हुए फीकी हंसी से कहा, भाई हान का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। हान ली ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें शुक्रिया कैसा, बस किस्मत से मुझे ऐसी पाबंदियों के बारे में पता था तो मैंने इसे तोड़ दिया। ऐसे पुराने ज़माने के रिस्ट्रिक्शंस वाकई में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर मैं सही हूं तो वो बूटी जिसे भाई फू ने पकड़ा था असल में रूप बदली हुई कोई जादुई चीज थी। आपके साथ धोखा हुआ है। ओल्ड मैन फू ने शक जताते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो साफ साफ एक अरे ई का बवाल है। उसने अपना डिब्बा खोला तो अंदर एक मामूली सी पत्थर की लाठी पड़ी थी। उसे देखकर बूढ़े के तो तोते उड़ गए। हान ली ने उस बड़ी चट्टान की ओर इशारा करते हुए समझाया, सच तो ये है कि जैसे ही हम उस पत्थर के पास पहुंचे हम इल्यूजन के जाल में फंस चुके थे। जैसे ही आपने उस जड़ी बूटी को छुआ सबसे खतरनाक जाल एक्टिवेट हो गया। तनी अब दोबारा उधर देखो। उन दोनों ने मुड़कर देखा तो वहां सच में बैंगनी फलों वाला एक पौधा लगा था। ओल्ड मैन फू ने खिसियाते हुए बोला, पुराने जमाने के वे लोग भी बड़े खिलाड़ी थे, कैसा जाल बिछाया था। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? बाई यावी तो बस अचरज में डूबी रही। हान ली ने बड़े ठंडे लहजे में बोला, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये पुरानी पाबंदी तभी काम करती है जब कोई इसमें कदम रखे। इसका रूप बदलना तो मामूली बात है। और हाँ, मैंने इसे बस कुछ देर के लिए शांत किया है, पूरी तरह खत्म नहीं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ओल्ड मैन फू ने हुंदक में आकर बोला, ये पहाड़ किसी देवता का घर नहीं बल्कि किसी दैत्य की मांद जैसा लग रहा है। हान ली की आंखों में चमक आई और उसने भारी आवाज में कहा, अब जरा संभल के। ये जगह सिर्फ कोई पुराना खंडहर नहीं है। मैंने तो बस तुक्के में उस जाल को काट दिया, पर अगली बार ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अब दोबारा कोई रायता मत फैलाना। ओल्ड मैन फू ने झेपते हुए ठहाका लगाया और बोला, अब मैं ऐसी जल्दबाजी कभी नहीं करूंगा। बाई यावी ने भी सोच विचार करते हुए सर हिलाया। हान ली ने पहाड़ की चोटी की तरफ देखते हुए कहा, चलो फिर निकलते हैं। आगे का शोर शराबा भी थम गया है। हो सकता है कि बाकी लोग पिछले कुछ दिनों में ऊपर पहुंच भी गए हों। कुछ घंटों बाद वे तीनों बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करते हुए उस पत्थर के मंडप के पास पहुंचे जहां ये क्लैन के लोग रुके थे। वहां का नजारा देखकर हान ली ने ठंडी सांस भरी और तीनों दूर से ही उस जगह को ताकने लगे। बाई यावी ने माथे पर बल डालते हुए कहा, लगता है यहां पहले भी कोई आ चुका है। वहां जमीन पर पैरों के हल्के निशान थे जिन्हें कोई आम बंदा तो देख भी ना पाता। ओल्ड मैन फू ने पत्थर के पास एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया, तनी उस पत्थर को तो देखो। वहां पत्थर पर एक गहरा और पतला निशान था, जैसे किसी ने बहुत ही तेज तलवार से हमला किया हो। ये वही निशान था जो ये क्लैन के बंदे और उस आधे शेर आधे बाज वाले राक्षस की लड़ाई के दौरान बना था। बाई यावी की आंखें चमक उठी और उसने बोला, ये निशान तो नया है।
लगता है उन पर किसी चीज ने हमला किया था। क्या वो सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड हो सकता है? हान ली ने बड़े इत्मीनान से बोला। हो सकता है, पर जो भी हो, वे लोग ऊपर चले गए। इससे हमारा ही काम आसान हो गया। ओल्ड मैन फू ये सुनकर मुस्कुराने ही वाला था कि तभी पास में एक सफेद रोशनी चमकी और एक आर पार दिखने वाला पर्दा जैसा बन गया। उसमें से एक सफेद धुंधली परछाई निकली और उसने इन तीनों को देख लिया। हान ली और बाई याओई खुश हुए कि चलो बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। पर ओल्ड मैन फू का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया। उसने दहशत में चिल्लाते हुए बोला, अनब्रेकेबल सिंह के डेविल्स, ये तो उस बुढ़े ओल्ड डेविल ख्यान के चेले हैं। हान ली ये सुनकर सन्न रह गया। उसे लगा जैसे उसने ये नाम पहले कहीं सुना है, पर इससे पहले कि वो कुछ याद करता, उसने देखा कि बाई याओई का चेहरा भी डर के मारे पीला पड़ चुका है। तभी फू फू की आवाज के साथ 5 वैसी ही सफेद परछाइयां प्रकट हो गईं। वे पांचों एक लाइन में खड़े थे और उनकी पथराई हुई आंखें हान ली और उसके साथियों को घूर रही थीं। हान ली की हालत खराब हो गई जब उसने पहचान लिया कि ये पांचों तो इन शिफ्टिंग सेक्ट के ग्रैंड एल्डर के भेजे हुए दूत हैं। ओल्ड डेविल ख्यान की आवाज गूंजी, जो पहले तो हैरान थी, फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, अरे ये तो अपने कल्टीवेटर फू हैं। क्या इत्तेफाक है, मैं तो सोच रहा था कि तुम गए कहाँ, तो तुम यहाँ पहले ही कुंडली मार के बैठे हो। और ये औरत, इसके कपड़ों से तो लग रहा है कि ये नॉर्थ नाइट पैलेस की है। तुम्हारी मैडम ल्यू से तो मेरी पुरानी जान पहचान है। और रही बात इस आखिरी बंदे की, अरे वाह, ये तो टियन्ना वाले भाई हान है। मेरा पूरा सेक्ट और वो एंडलेस स्काई टेम्पल वाले तुम्हें न जाने कब से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हान ली को अब समझ आ गया कि वो एक बड़े लपेटे में आ चुका है। जैसे ही बाई याओई और ओल्ड मैन फू ने सुना कि हान ली का नाम हेवनली साउथ के साथ जुड़ा है, उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और वे पागलों की तरह उसे ताकने लगे। हान ली का ध्यान तो उन 5 सफ़ेद परछाइयों पर टिका था। वो एकदम गुमसुम खड़ा उन आकृतियों को घूर रहा था और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ रहा था। असली पंगा ये था कि हान ली ने यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एक मंझले नेसेंट सोल एल्डर को परलोक पहुंचा दिया था और उसकी सबसे खास निशानी घोस्ट शिफ्टिंग बैनर भी झपट ली थी। अब बात बातों से सुलझने वाली नहीं थी, यहाँ तो तलवारें खिंचनी तय थीं। ऊपर से हान ली को अपनी जान से प्यारी डाओ कंपेनियन के शरीर पर लगे सोल सील कर्स को हटाने का तरीका भी चाहिए था, जो सिर्फ यिन शिफ्टिंग सेक्ट मास्टर या उस सेक्ट के ग्रैंड एल्डर के पास ही हो सकता था। पहले तो उसका इरादा सेक्ट मास्टर पर धावा बोलने का था, लेकिन यहां तो किस्मत ने उसे सीधा ग्रैंड एल्डर के सामने खड़ा कर दिया। हान ली के दिमाग में खलबली मच गई कि क्या यही सही वक्त है आर पार की लड़ाई लड़ने का, क्योंकि सेक्ट के ये 2 ही सबसे बड़े मोहरे थे और इन्हें अकेले में दबोचने का मौका बार बार नहीं मिलता। ये ग्रैंड एल्डर उस सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड से भी ज्यादा खूंखार शिकारी लग रहा था। उस नाइट फील्ड के पास तो कोई ढंग का हथियार भी नहीं था और शरीर पर पाबंदियां भी लगी थीं। फिर भी उसने हान ली की नानी याद दिला दी थी। पर तब हान ली ने अपने तरकश के सारे तीर नहीं छोड़े थे। खास तौर पर मोनार्क सोल डाइवर्जेंस वाला वो भारी भरकम पपेट अभी भी बचा हुआ था। उसे लगा कि अगर दांव सही पड़ा तो जीत उसकी झोली में आ सकती है। रही बात उन अनब्रेकेबल सिंक डेविल्स की जिनकी बड़ी चर्चा थी, तो हान ली को अपनी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी हवा टाइट कर देगी। अभी वो सोच ही रहा था कि उन 5 सफ़ेद आकृतियों में से बीच वाली ने अचानक हाथ हिलाकर कोई जादुई इशारा किया। देखते ही देखते उसका शरीर स्लेटी रोशनी से जगमगा उठा और सामने एक धुंधली सी शक्ल उभर आई। ये नज़ारा इतना अजीब था कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसका चेहरा तो धुंध में छिपा था, लेकिन सफ़ेद बालों से साफ लग रहा था कि बंदा काफ़ी पुराना चावल है। ओल्ड डेविल क्यान का असली रूप सबके सामने आ चुका था। ये देखते ही तीनों के कान खड़े हो गए और वे उसे फटी आंखों से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बुढ़े के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। ओल्ड डेविल क्यान एकदम चुप रहा। फिर उसने अपनी कमर पर बंधी स्टोरेज पाउच थपथपाई और एक छोटा सा काले रंग का झंडा निकाला। उसने उसे हवा में उनकी तरफ लहराया। ओल्ड मैन फू की तो झंडे को देखते ही घिग्गी बंध गई। उसने आनन फानन में अपना हथियार बाहर निकाल लिया। बाई याओई ने भी अपने शरीर के चारों तरफ बर्फ जैसी ठंडी रोशनी की एक दीवार खड़ी कर ली। बस हान ली चुपचाप अपनी भौहें चढ़ाकर ओल्ड डेविल क्यान की हरकतों को ताड़ रहा था। हान ली ने हैरानी भरे लहजे में बुदबुदाते हुए बोला, बड़ा अजीब है, कुछ दाल में काला लग रहा है। वो काला झंडा बस चमक रहा था, पर उससे कोई हमला नहीं हुआ। ओल्ड मैन फू ने डरते डरते पर रौब झाड़ते हुए बोला, ब्रदर क्यान, ये घोस्ट शिफ्टिंग बैनर बाहर निकालने का क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो कि हमारे सेक्ट्स के बीच खूनी जंग छिड़ जाए? हालांकि वो अंदर से कांप रहा था, पर उसे लगा कि हम 3 नेसेंट सोल वाले साथ हैं, तो डरने की क्या बात है? ओल्ड डेविल क्यान ने बड़े ठंडे दिमाग से जवाब देते हुए बोला,
मुझे जंग का कोई शौक नहीं है, लेकिन इस हान ली और मेरे बीच कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। तुम दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां से खिसकना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हान ली ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, लगता है हम दोनों की राय मिल रही है। मैंने तुम्हारे इन अनब्रेकेबल सिंक डेविल्स के बड़े चर्चे सुने हैं। आज जरा मैं भी देखूं कि इनमें कितना दम है। ये सुनकर ओल्ड मैन फू और बाई याओई के तो होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि हान ली खुद मौत को दावत दे रहा है। ओल्ड डेविल चियन भी थोड़ा चकरा गया और हान ली को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखने लगा जैसे कोई कसाई बकरे को देखता है। ओल्ड मैन फू ने माथे पर बल डालते हुए बोला, ब्रदर चियन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सेक्ट और हान ली के बीच कड़वाहट है, पर यहां लड़ना ठीक नहीं है। क्या तुम पहले इस पहाड़ के अंदर नहीं झांकना चाहोगे? वो हान ली को बचा नहीं रहा था, बस उसे डर था कि कुनवू माउंटेन जैसी खतरनाक जगह पर अगर ओल्ड डेविल चियन को कुछ हो गया तो उनके अलायंस का बड़ा नुकसान होगा। ओल्ड डेविल चियन ने ठहाका मारते हुए बोला, पहाड़ तो मैं देखूंगा ही, लेकिन मेरा सेक्ट इस हान ली को अरसे से ढूंढ रहा है। आज ये हाथ लग गया है तो हिसाब अभी होगा। ब्रदर फू, क्या तुम बीच में टांग अड़ाना चाहते हो? बाई याओई ने अपनी चमकती आंखों से माहौल को भांपा और बड़ी हिम्मत जुटाकर बोलते हुए बोला, इस पहाड़ के बाहर तुम जो चाहो करो, मुझे मतलब नहीं, पर हम यहाँ साथ आए हैं और हमें अंदर जाना है। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसे डर था कि अगर हान ली जैसा धुरंधर साथ छोड़ गया तो इस पहाड़ की बलाएं उसे कच्चा चबा जाएंगी। ये सुनते ही ओल्ड डेविल चियन की आंखों में ऐसी ठंडी चमक कौंधी कि सामने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। ऐसा लगा जैसे उसकी नज़र ही खून जमा देगी। ओल्ड मैन फू और बाई याओई के हाथ पांव फूल गए, पर उन्होंने ऊपर से खुद को सख्त दिखाए रखा। ओल्ड डेविल चियन ने अपनी खौफनाक नजरें हटाते हुए बोला, चलो ठीक है, अगर तुम जिद पर अड़े हो, लेकिन इसके पास हमारे सेक्ट की एक अमानत है। अगर ये उसे शरीफों की तरह लौटा दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा, वरना तुम तीनों को धूल चटाने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा। हान ली ने मजे लेते हुए ठहाका लगाया और बोलते हुए बोला, ओह, तो तुम्हारा मतलब उस घोस्ट शिफ्टिंग बैनर से है? ओल्ड डेविल चियन ने भारी आवाज में गरजते हुए बोला, वही, जब हमारे सेक्ट का 4th एल्डर मरा था तब वो झंडा तुम्हारे हाथ लगा था। उसे वापस कर दो और मैं तुम्हें अभी के लिए जाने दूंगा। हान ली ने आसमान की तरफ देखा और फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, बड़े चौड़े होकर बोल रहे हो। मैं झंडा लौटा तो दूं, पर मेरी एक शर्त है, क्या सुनने का दम है? ओल्ड डेविल चियन गुस्से से आग बबूला होकर दहाड़ते हुए बोला, तूने हमारे एल्डर को मारा, हमारी निशानी चुराई और अब शर्त रखेगा? तुझे क्या लगता है मैं तेरी गर्दन नहीं उड़ा सकता? उसके पीछे खड़े वो 5 शैतान हवा में लहराने लगे। माहौल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे तूफान आने वाला हो। ओल्ड मैन फू का चेहरा हैरानी से सफेद पड़ गया। उसे अब समझ आया कि यिन शिफ्टिंग सेक्ट के उस मशहूर एल्डर का काम तमाम करने वाला ये हान ली ही था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली दिखने वाले बंदे ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। हान ली ने नाक चढ़ाते हुए बोला, इतनी आसानी से कैसे दे दूं? तुम्हारे उस बुढ़े एल्डर ने बिना बात के मेरा पीछा किया और मेरी साथी पर हमला किया। अब तुम फल मांग रहे हो? ओल्ड डेविल चियन ने पत्थर दिल होकर जवाब देते हुए बोला, उसने हेवनली साउथ में क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस अपने सेक्ट की नाक बचानी है और वो झंडा वापस चाहिए। हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? ओल्ड डेविल चियन ने आसमान की तरफ सिर करके पागलों की तरह हंसते हुए बोला, अगर तुम किसी बड़े सेक्ट के दिग्गज होते तो शायद मैं सुन लेता, पर तुम तो हेवनली साउथ के एक मामूली से कल्टिवेटर हो। तेरी औकात कैसे हुई मुझसे सौदेबाजी करने की? ये कहते ही उसका शरीर धुएं के गुबार में बदल गया और उन 5 आकृतियों में समा गया। उन 5 शैतानों की आंखों में खून उतर आया और वे पागल कुत्तों की तरह दिखने लगे। ओल्ड मैन फू को अचानक कुछ याद आया और उसने अपना सिर पीटते हुए बोला, सत्यानाश, मैं तो भूल ही गया था। ये बुढ़ा सुपीरियर अपैथेटिक आर्ट्स का खिलाड़ी है। इसकी अकल चरने गई है और ये बहुत ही चिड़चिड़े मिजाज का है। हमारी धमकियों ने इसके गुस्से में घी डाल दिया है। बाई याओई ने बिना वक्त गवाए अपनी चमकती तलवार हवा में लहरा दी, जो उसके सिर के ऊपर चक्कर काटने लगी। हान ली ने अपनी आस्तीन से ट्राई फ्लेम फैन निकाला और चुपके से अपनी पाउच पर हाथ रखकर अपने उस खूंखार पपेट को तैयार कर लिया। उसने मन बना लिया था कि आज तो गर्दा उड़ा देना है। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी, वो अपने उस भारी पपेट से ओल्ड डेविल चियन की ऐसी धुनाई करेगा कि उसका कल्टीवेशन ही दांव पर लग जाए। हान ली को बस अपनी नांगोंग वान की फिक्र थी। उसे उस श्राप को काटने का तरीका चाहिए था, चाहे इसके लिए उसे पूरे यिन शिफ्टिंग सेक्ट से ही क्यों न भिड़ना पड़े।
उन 5 शैतानों ने एक डरावनी चीख मारी और धुएं की तरह उनकी तरफ लपके। लेकिन तभी उस रोशनी वाली दीवार के पीछे एक ऐसा भयानक धमाका हुआ कि पूरी जमीन हिल गई। सब चकाचौंध हो गए। अभी वे कुछ समझ पाते कि धमाकों की झड़ी लग गई और आसमान से करीब 1 दर्जन सतरंगी लकीरें नीचे उतरी। जब उनकी रोशनी कम हुई तो वहां कई नए चेहरे खड़े थे। ओल्ड डेविल चियान ने अपनी मार काट रोककर हक्के बक्के होकर पीछे मुड़ते हुए बड़ी सावधानी से पूछा, ई का बवाल है? तुम लोग ऐसे बदहवास होकर काहे भाग रहे हो? रोशनी के पर्दे से जो कल्टीवेटर्स बाहर निकले थे उनकी हालत एकदम खस्ता थी, लेकिन थे सब के सब नेसेंट सोल लेवल के धुरंधर। ओल्ड डेविल चियान चाहे कितना भी बड़ा 30 मार खां क्यों ना हो, उसने इन सबको हल्के में लेने की जुर्रत नहीं की। ऊपर से उन धमाकों की गूंज ने उसके मन में अनहोनी का डर बैठा दिया था। आने वालों में सीक्रेट पॉइजन सेक्ट के 4 एल्डर और 5 आवारा कल्टीवेटर्स की टोली थी, जिसमें वो शातिर मास्टर स्कैटर विंड भी शामिल था। उनमें से एक ने तंज कसते हुए बोला, चियान भाई, तुम्हारी फुर्ती की तो दाद देनी पड़ेगी। हमसे भी एक कदम आगे निकल आए। अरे, ये तो 9 सिरेनिटी सेक्ट वाले फेलो डाविस्ट फू हैं। और ये बाकी 2 कौन हैं? ओल्ड मैन फू ने चेहरे पर छाई चिंता को झटकते हुए कहा, तो ये हुआ भाई हैं, आप एकदम सही टाइम पर आए हैं। फिर उसने तपाक से पूछा, तनी ये तो बताओ कि वो धमाका किस चीज का था? उन आवारा कल्टीवेटर्स के बीच से एक लठैत जैसे लंबे चौड़े आदमी ने फुंकारते हुए कहा, यही तो हम पूछने वाले थे। तुम लोग यहां पहले पहुंचे हो तो पक्का वो बाहर वाला इल्यूजन फॉर्मेशन तुम लोगों ने ही बिछाया होगा। जैसे ही हम अंदर घुसे वो फट गया और अब बाहर निकलने का रास्ता एकदम बंद हो गया है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वो सब के सब हैंडली, बाई याओई और ओल्ड मैन फू को ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे। ओल्ड मैन फू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसने 2 टूक जवाब दिया, गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। जब हम यहां आए तो यहां पहले से ही कोई और मौजूद था। उस इल्यूजन फॉर्मेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और का तुम अपनी भड़ास हम पर निकालने की सोच रहे हो? ऐसे पेचीदा मामले में अगर कोई कमजोरी दिखाता तो बाकी सब गिद्ध की तरह टूट पड़ते। ओल्ड डेविल चियान ने चकित होकर पूछा, क्या यहां कोई और भी है? ओल्ड मैन फू ने नाक सिकोड़ते हुए सफाई दी, हम तो एक पुराने जादू वाले फॉर्मेशन में फंसकर यहां पहुंचे। तब हमें पहाड़ की चोटी पर किसी ने सील तोड़ने की आवाजें आई थीं, लेकिन हम खुद कई दिनों तक एक जाल में फंसे रहे और उनका सुराग खो दिया। मुझे तो लगता है कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। वो लंबा चौड़ा आदमी और बाकी कल्टीवेटर्स अभी भी शक की निगाहों से देख रहे थे। सेक्रेट पॉइजन सेक्ट के सबसे बड़े दिग्गज हुआ टियांची ने दिमाग लड़ाते हुए कहा, फू भाई तो 9 सिरेनिटी सेक्ट के रखवाले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। अगर सच में किसी ने सील तोड़ी है तो उनके सेक्ट एल्डर गू को खुद यहां मौजूद होना चाहिए था। उस लंबे आदमी को ये बात पते की लगी और वो थोड़ा शांत हुआ टियांची ने बड़े गौर से चारों तरफ देखा और मजे लेते हुए पूछा, लेकिन जैसे ही हम अंदर आए तुम तीनों और चियान भाई तो एक दूसरे की गर्दन नापने को तैयार थे। क्या आपस में कोई खटपट हो गई है? ओल्ड मैन फू के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट आई। वो मन ही मन कोई बहाना गढ़ने लगा। इधर कुनवू माउंटेन की चोटी पर एक महल के बड़े से कमरे में वो बड़े सिर वाला अजीब सा आदमी इसेंट्रिक हाथ में छोटा सा सुनहरा हथौड़ा लिए खड़ा था। वो जैसे ही उसे हवा में लहराता चांदी जैसी सफेद बिजली कड़कती और एक एक करके पत्थर के कठपुतलियों के परखच्चे उड़ जाते। उसके पीछे ये क्लैन के बाकी एल्डर अपने अपने जादुई हथियारों से उन पत्थर के राक्षसों पर टूट पड़े थे। ये कठपुतली जानवर और पक्षियों की शक्ल के थे। ये न केवल पत्थर की तरह सख्त थे, बल्कि इनके मुंह से छोटी मोटी जादुई तरकीबें भी निकल रही थीं। ये महल के गलियारों से ऐसे निकल रहे थे जैसे इनका कोई अंत ही न हो। ये क्लैन वालों बिल्कुल नहीं घबराए। वो बस शांति से अपना बचाव कर रहे थे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। तभी दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। एक गलियारा ढह गया और पत्थर के कठपुतली की फौज वहीं रुक गई। ये देखते ही ये क्लैन वालों के चेहरे पर चमक आ गई। कुछ ही देर में 3 और धमाके हुए और बाकी गलियारे भी मलबे में तब्दील हो गए। रास्ता बंद होते ही बचे कुचे कठपुतलों को इन्होंने गाजर मूली की तरह काट दिया। एक एल्डर ने पसीना पोंछते हुए कहा, ये बला आखिर थी क्या? आज के जमाने की मशीनों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। खतरा टलते ही सबने राहत की सांस ली और अपनी अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए पत्थर हाथ में लेकर बैठ गए। काम बड़ा थकाने वाला था। तभी आखिरी टूटे हुए गलियारे से एक सफेद रोशनी आई और उसमें से सफेद कपड़े पहने एक विद्वान निकला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर हान, आप एकदम सही थे। ये गलियारे उन कमरों तक जाते थे जहां ये कठपुतलियां बन रही थीं। मैंने आपकी सलाह मानकर सारी पाबंदियां तहस नहस कर दी हैं। भेस बदले हुए उस एल्डर डेविल ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैंने बस एक पुरानी किताब में इस कठपुतली वाले खेल के बारे में पढ़ा था।
अगर हम लड़ते रहते तो ये पत्थर के भूत हमारी सारी ताकत सोख लेते। विद्वान ने चहकते हुए कहा, लगता है आपको साथ लाकर हमने गर्दा उड़ा दिया, आगे भी आपके भरोसे ही रहना पड़ेगा। एल्डर डेविल ने बनावटी विनम्रता से कहा, अरे साहब, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। तभी वो बड़े सिर वाला आदमी खिलखिलाकर हंसा। अब तक तो वो बाहर वाला फॉर्मेशन फट चुका होगा, किस्मत अच्छी रही तो वो लोग वहीं उलझे रह जाएंगे और हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा। विद्वान ने गंभीर होकर कहा, हाँ, अब तक तो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, उस धमाके से रास्ता कुछ देर के लिए तो बंद हो ही गया होगा। खैर, हमारे कुछ न करने पर भी ये सील धीरे धीरे कमजोर तो हो ही रही थी। बड़े सिर वाले ने पूछा, अभी सील पूरी तरह टूटने में वक्त है, तब तक तो हम माल बटोर ही लेंगे, लेकिन हम इस पहाड़ पर आखिर हैं कहाँ? असली खजाना अब कितनी दूर है? विद्वान ने कुछ सोचकर कहा, हम करीब ही हैं, लेकिन अब हर कदम पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब है कि हम कुनवू पहाड़ के सबसे खास हिस्से में पहुंच चुके हैं। ये तो बढ़िया है, बड़े सिर वाले ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन वो चांदी के पंखों वाला लाश भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। ई काहे हमारे पीछे पड़ा है, कहीं घात लगाकर हमला तो नहीं करेगा? उसने डरते डरते दरवाजे की तरफ देखा। बाकी सबकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो सब दरवाजे को घूरने लगे, पर वहां कोई नहीं था। सब जानते थे कि वो शैतान कहीं ना कहीं दुबक कर उन पर नजर रख रहा है। अगर उनके पास 2 धाकड़ लेट नेसेंट सोल वाले उस्ताद न होते तो अब तक सबकी हवा टाइट हो चुकी होती। विद्वान ने बुदबुदाते हुए कहा, वो लाश भूत टेढ़ी खील है, अगर वक्त होता तो उसे ठिकाने लगा देते, पर अभी जल्दी है। जब तक वो सिर्फ देख रहा है, उसे छेड़ना मौत को दावत देना है। शायद वो खुद ही आगे किसी जाल में फंस जाए। सबको ये बात सही लगी। उस शैतान की रफ्तार इतनी तेज थी कि उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। जैसे ही सबकी अंदरूनी शक्ति थोड़ी वापस आई, वो सब महल से बाहर निकल पड़े। बाहर निकलते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए और वो हक्के बक्के रह गए। उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों सीढ़ियां अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं। हर रास्ते पर ऐसा सफेद कोहरा छाया था कि आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कलेजा मुंह को आने लगा कि अब किधर जाएं। एक बूढ़े कल्टीवेटर ने फीकी हंसी के साथ कहा, अब क्या करें? अगर एक एक बंदा एक एक रास्ते पर जाए तब भी सब कवर नहीं होगा। विद्वान ने ढांढस बंधाया, घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि हम कुनवू पहाड़ के एकदम बीचों बीच पहुंच चुके हैं। अकेले जाना तो खुदकुशी होगी। चलो पहले उस सफेद पत्थर वाले चबूतरे पर चलते हैं जहां ये सारी सीढ़ियां मिल रही हैं। वो चबूतरा काफी बड़ा था और कुछ ही दूरी पर था। सब राजी हो गए और उड़कर वहां जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हवा में उछले धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। अरे बाप रे, यहां तो उड़ने पर पाबंदी लगी है, बड़े सिर वाला चिल्लाया। शुक्र है कि वो ज्यादा ऊपर नहीं थे, वरना हड्डियां बोल जाती। लेकिन गिरने के बावजूद वो सब खुश थे, क्योंकि ऐसी सख्त पाबंदी का मतलब था कि वो सचमुच किसी बहुत ही कीमती जगह पर कदम रख चुके हैं। हुआ तियानकी ने जब ओल्ड मैन फू से पूरी राम कहानी सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने हैरान होकर बोला, तो ये बात है, ये हानली बबुआ तो हेवनली साउथ के रहने वाले हैं। वहां के लोग तो यहां इक्का दुक्का ही दिखते हैं। पर भाई, मामला जो भी हो, तुमने यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर को परलोक पहुंचाया है और उसका घोस्ट शिफ्टिंग बैनर भी झटक लिया है, तो अब ये बात इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होने वाली। ये सुनते ही वहां मौजूद बाकी लोगों में भी कानाफूसी शुरू हो गई और सब हान ली को ऐसे घूरने लगे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। ग्रेट जिन के धुरंधरों के लिए हेवनली साउथ कोई पिछड़ा और गुमनाम सा इलाका था। सबको बड़ी खुजली हो रही थी कि वहां का कोई मामूली बंदा यहां आकर यिन शिफ्टिंग सेक्ट जैसे बड़े खानदान से पंगा कैसे ले लिया। हान ली ने एकदम बर्फ जैसा ठंडा रहते हुए अपनी बात रखी, मैंने तो बस अपनी खाल बचाई है। अगर उनके एल्डर ने खुद आकर उंगली ना की होती तो मुझे इस झमेले में पड़ने का कोई शौक नहीं था। तभी उन घुमक्कड़ मुसाफिरों के झुंड में से एक हट्टे कट्टे आदमी ने अपनी जान हलक में आते हुए घबरा कर बोला, अब बस भी करो, जो हुआ सो हुआ। तुम तीनों यहां कब से कुंडली मार के बैठे हो तो ये तो पता ही होगा कि हम आखिर हैं कहां। हान ली की आंखों में एक चमक आई और उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, बिल्कुल, ये और कोई जगह नहीं बल्कि वही मशहूर कुनवू माउंटेन है। कुनवू माउंटेन? नए आए हुए लोग तो जैसे सन्न रह गए, फिर अगले ही पल खुशी के मारे उछल पड़े। यहां तक कि वो खूंखार ओल्ड डेविल चियन ली हक्का बक्का रह गया। सेक्रेट पॉइजन सेक्ट के धुरंधरों को यह बात पहले से पता थी, इसलिए उसने बस एक दूसरे को कनखियों से देखा। उनके सबसे बड़े उस्ताद हुआ तियानकी ने अपनी खुड्डी खुजलाई और उन सफेद परछाइयों की तरफ देखते हुए बोला, एक बात और गांठ बांध लो, हमसे पहले भी कुछ लोग यहां डेरा डाल चुके हैं। हमें नहीं पता कि वो कितने हैं या उनमें कितनी जान है,
पर जिस तरह उसने इतनी तगड़ी सील तोड़ी है वो कोई ऐरे गहरे तो नहीं होंगे। ब्रदर चियन, तुम्हारी हान ली से जो भी रंजिश हो, पर ये लड़ने भिड़ने का सही वक्त नहीं है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सब हाथ मिला लें और उस दूसरी टोली को यहां से दुदकार कर भगा दें? उसके बाद कुनवू माउंटेन का खजाना आपस में बांट लेंगे, फिर तुम अपना और हान ली का हिसाब बराबर करते रहना। ओल्ड डेविल चियन एकदम चुप हो गया और गहरी सोच में डूब गया, जैसे कोई बड़ी चाल चल रहा हो। मास्टर स्कैटरविंड और उसके चारों साथी भी ये सुनकर सोच में पड़ गए और चुपके चुपके एक दूसरे के कान भरने लगे। इधर ओल्ड मैन फू और बाई यावी ने ठंडी आह भरी। हालांकि उसे भरोसा था कि वो दोनों मिलकर ओल्ड डेविल चियन की हवा टाइट कर सकते हैं, पर अभी वो ऐसी उलझन में फंसे थे कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। हान ली के माथे पर बल पड़ गए और उसने मन ही मन सोचा कि अब सोल सील कर्स से पीछा छुड़ाने का कोई और जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा। ये सोचते हुए उसने उस जगह को देखा जहां से सब लोग निकल कर आए थे और पूछा, हुआ तियान की भाई, उस रास्ते का क्या हाल है? क्या हम वापस बाहर निकल सकते हैं? हुआ तियानकी ने मायूसी से कंधे उचकाए और बोला, खुद ही जाकर अपनी आंखों से देख लो, बात का तो पता नहीं, पर फिलहाल तो रास्ता पूरी तरह जाम हो चुका है। हान ली ने अपने होंठ भींचे और थोड़ी झिझक के बाद सीधे उस रोशनी वाली दीवार के पार चला गया। बाई यावी और ओल्ड मैन फू की सांसें अटक गईं और वो टकटकी लगाकर उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने अपने साथियों की तरफ देखकर सिर हिलाया और बोला, बात तो सही है, रास्ता बंद है, पर धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा। तब तक चलो पहाड़ के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या मालमत्ता मिलता है। इसके बाद सब कुछ साफ था। ओल्ड डेविल चियन भले ही कितना ही बड़ा 30 मार खां क्यों न हो, उसे पता था कि यहां अकड़ दिखाने से काम नहीं चलेगा। खजाना लूटने का ऐसा मौका वो हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए फिलहाल के लिए उसने हान ली को बख्श दिया। सबने थोड़ी देर नफा नुकसान सोचा और इस अलायंस के लिए राजी हो गए। जैसे ही सब एक साथ हुए, हुआ तियानकी ने दहाड़ कर बोला, अब हम सब एक हैं, सामने चाहे 10 बड़े सेक्ट्स के धुरंधर ही क्यों ना हो, हम सबको धूल चटा देंगे। चलो, इससे पहले कि वो सारा माल समेट लें, हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। इतना कहकर उसने पत्थर की सीढ़ियों पर कदम बढ़ा दिए। ओल्ड डेविल चियन ने एक तिरछी नजर डाली और अपने 5 शैतानों को साथ लेकर उसके पीछे हो लिया। हान ली और उसकी टोली भी बिना कोई शोर मचाए चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी। इधर ये क्लैन के लोग उस सफेद संगमरमर वाले चौक के सामने खड़े थे। वो जगह करीब 200 मीटर में फैली थी और कीमती पत्थरों से चमक रही थी। चारों तरफ 30-30 मीटर ऊंचे खंबे खड़े थे, जिन पर बड़े ही जादुई और खौफनाक जानवरों की नक्काशी की गई थी, जैसे अभी जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। पर उनकी नजरें उन खंबों पर नहीं, बल्कि चौक के दूसरे छोर पर टिकी थीं। वहां से पत्थर की सीढ़ियां निकल रही थीं और सामने बड़े बड़े पत्थर के बोर्ड लगे थे, जिन पर फॉर्चून क्लाउड हॉल और गोल्डस्टोन पवेलियन जैसी जगहों के नाम लिखे थे। सब एकदम बुत बनकर उन्हें ताक रहे थे। तभी भीड़ में से एक कल्टीवेटर ने गला साफ करते हुए बोला, 3 ही ऐसी जगहें हैं जहां डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स मिलने की पूरी उम्मीद है। सबसे बीच में है कुनवू हॉल, उसके पास ही है स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन और सबसे दूर है डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा। वो विद्वान जैसा दिखने वाला बंदा और वो सनकी आदमी चुप रहे और बस ख्यालों में खोए रहे। वो कल्टीवेटर फिर बोला, कुनवू हॉल तो पक्का इस पहाड़ का कलेजा होगा और स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन के नाम से ही साफ है कि पुराने जमाने के उस्तादों ने अपना खजाना वहीं छुपाया होगा। रही बात डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा की, तो वहां पक्का शैतानों को कैद करके रखा गया होगा। जिस तरह से इस पहाड़ को सील किया गया है, हो ना हो उन कीमती औजारों का इस्तेमाल उन शैतानों को दबाए रखने के लिए ही किया जा रहा होगा। उस विद्वान ने आखिर में हामी भरी और बोला, बात तो पते की है, मुझे भी यही लगता है कि खजाना इन्हीं 3 जगहों में से कहीं होगा, पर हमारे पास इतने बंदे नहीं हैं कि हर जगह जाकर छान मारें। हमें कोई 2 जगहें चुननी होंगी। उस सनकी ने कसमसाते हुए पूछा, कौन सी 2? विद्वान ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन और डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा। सनकी ने अपना सिर हिलाया और बोला, यही दोनों क्यों? मुझे तो लगता है कि डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा से ज्यादा उम्मीद कुनवू हॉल से होनी चाहिए। विद्वान ने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन में अगर हमें वो बड़े वाले औजार ना भी मिले तो भी कुछ ना कुछ हाथ तो लग ही जाएगा। कुनवू हॉल सबसे सामने वाली जगह है, तो वहां पक्का मौत का जाल और तगड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी। जब से पहाड़ सील हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उन कीमती औजारों को सजाने के लिए कुनवू हॉल में रखा होगा। इसकी ज्यादा गुंजाइश है कि वो किसी भयंकर राक्षस को दबाने के लिए डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा में इस्तेमाल हो रहे हों। उस सनकी को बात थोड़ी जची तो सही, पर उसने फिर भी कहा, सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर कुनवू हॉल इस जगह की खास इमारत है, उसे पूरी तरह छोड़ना ठीक नहीं होगा।
विद्वान ने बेबसी से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी बात समझ रहा हूं, पर हमारे पास लोग कम हैं। 2 टोलियां बनाना ही भारी पड़ रहा है, 3 तो मुमकिन ही नहीं है। वहां मौजूद बाकी लोग भी आपस में भिड़ गए, किसी को एक बात सही लगती तो किसी को दूसरी। काफी देर तक कोई फैसला नहीं हो पाया। जब उस सनकी ने देखा कि बात नहीं बन रही तो उसने एक तरकीब निकाली। देखो, हम कुल 9 लोग हैं, क्यों ना हम 3-3 की टोली बनाकर स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन और डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा निकल जाएं, और जो आखिरी बंदा बचेगा, जो भागने दौड़ने की टेक्निक में माहिर हो, उसे अकेले कुनवू हॉल भेज देते हैं। अगर वहां कोई खतरा दिखा तो वो तुरंत उल्टा पांव लौट आएगा और हमें खबर कर देगा। फिर अगर हमारी तरफ का काम जल्दी निपट गया तो हम भी कुनवू हॉल पहुंच जाएंगे। विद्वान ने सोच विचार कर कहा, यह ठीक रहेगा, पर चूंकि वो अकेला होगा तो वो लायन हॉक और सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड जैसे शिकारियों के निशाने पर आ सकता है। हमें उसे ओवरफ्लोइंग ब्रेसलेट देना होगा। सनकी ने भी सिर हिलाया और बोला, उस जादुई कंगन के होते हुए वो किसी भी बला से अपना बचाव कर पाएगा। बस फिर क्या था, उन्होंने झटपट अपनी टोलियां बांटी और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। वो छुपकर आया हुआ एल्डर डेविल उस सनकी के साथ हो लिया और उस चौकोर चेहरे वाले आदमी को कुनवू हॉल की जासूसी के लिए चुना गया। ये लाजमी भी था, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन पूरी मंडली में तीसरे नंबर पर थी। विद्वान ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो दूध जैसा सफ़ेद कंगन उसे थमाया और चेतावनी दी, देख भाई, इस ओवरफ्लोइंग ब्रेसलेट को चलाने के लिए तुझे अपने खून की आहुति देनी पड़ेगी, तो इसे फालतू में इस्तेमाल मत करना। चौकोर चेहरे वाले आदमी ने बड़ी संजीदगी से कंगन लिया और बोला, फिक्र मत करो, मुझे सब पता है। जाते जाते सनकी ने कहा, सुना है कि डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा में खौफनाक भूतों, जिन्नों और शैतानों को जकड़ कर रखा जाता है। पता नहीं अब वहां कोई बचा भी है या नहीं, पर मैं तो वहीं जा रहा हूं। विद्वान ने हंसते हुए बात खत्म की। अरे, मेरे मन में भी यही था, मुझे भी उस जेल खाने में बड़ी दिलचस्पी थी, पर जब चाचा जी ने पहले ही बोल दिया तो मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा। मैं इन तीनों को लेकर स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन की ओर निकलता हूं। बड़ा सर वाला सनकी बंदा और उसके पीछे 3 लोग, जिसमें भेस बदले हुए एल्डर डेविल भी शामिल था, लपकते हुए डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। उधर उस चौकोर चेहरे वाले अधेड़ उम्र के कल्टीवेटर ने विद्वान को सलाम ठोका और ओवरफ्लोइंग स्काई ब्रेसलेट पहनकर तैयार हो गया। फिर क्या, वो तो बिजली की फुर्ती में धुंध को चीरता हुआ सीधे कुनवू हॉल की सीढ़ियों पर चढ़ गया। विद्वान बंदा वहां से हिला नहीं। उसने तब तक इंतजार किया जब तक वो सनकी और चौकोर चेहरे वाला बंदा सफेद कोहरे में ओझल नहीं हो गए। फिर उसने अपने बगल में खड़े एक बूढ़े की तरफ गर्दन घुमाई। स्कॉलर ने बड़े धीरज से पूछा, अरे ओ भतीजे फेंग, ये बताओ कि अपने पास अब भी कोई फॉर्मेशन के औजार बचे हैं क्या? बूढ़े ने बड़ी इज्जत से सर झुकाकर जवाब दिया, जैसा आपने कहा था, मैंने हर उस जगह पर एक जादू की घेरेबंदी लगा दी है जहां की पाबंदी हमने तोड़ी थी। अब बस वो आखिरी 7 स्टार मर्टल फॉर्मेशन बचा है, जिसे हमने हजारों की तादाद में स्पिरिट स्टोन्स फूंक कर खरीदा था। स्कॉलर ने रौब जमाते हुए हुक्म सुनाया, उसे यहीं लगा दो और उस घेरे के अंदर उन 2 वैम्पायरिक बैट्स और टाइगर वॉस्प्स के झुंड को खुला छोड़ दो। नेफ्यू फेंग ने तपाक से हामी भरी, जी अभी लीजिए। उसने अपनी झोली थपथपाई और बैंगनी रंग की झंडियां निकालकर प्लाजा के कोने में बिछाने चला गया। स्कॉलर अब पहाड़ की ढलान की तरफ ताकने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे डोल रहे थे जैसे मन में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही हो। 2 घंटे बाद वो लोग भी आगे बढ़ गए। अब जरा पहाड़ के नीचे का हाल सुनो। हान ली की टोली आखिरकार मिरियड कल्टीवेटर गेट तक पहुंच ही गई। ये क्लैन वालों ने वहां ऐसा तगड़ा मायाजाल बिछा रखा था कि किसी ऐरे गहरे कोर फॉर्मेशन वाले बंदे की तो वहीं हफ्तों तक हवा टाइट हो जाती। लेकिन यहां तो नैसेंट सोल वाले धुरंधरों का जमावड़ा था। उन्होंने पलक झपकते ही उस मायाजाल की धज्जियां उड़ा दी। जैसे ही उन्हें मिरियड कल्टीवेटर गेट का वो सजा धजा आलीशान फाटक दिखा, सबकी बाँछें खिल गईं। अब तक जो भी शक था वो कपूर की तरह उड़ गया और सबका जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये कबाड़ियों जैसी कल्टीवेटर्स की टोली अब पागलों की तरह पहाड़ पर चढ़ने लगी। रास्ते में उन्हें ये क्लैन की बिछाई और भी पाबंदियां मिली, पर इससे उनका हौसला कम होने के बजाय और बढ़ गया। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे, पाबंदियां और भी खतरनाक होती जा रही थीं। भले ही इन लोगों के पास जबरदस्त अंदरूनी शक्ति थी, पर हर रुकावट को बाहुबल से तोड़ने में उनका पसीना छूट रहा था और वक्त भी बर्बाद हो रहा था। पूरा 1 दिन खपाने के बाद वे लोग उस पत्थर के बड़े हॉल में पहुंचे जहां ढेरों कठपुतलियां पड़ी थीं। हुआ त्यांची ने उस इमारत को बड़ी गंभीरता से देखा और बोला, भैया जरा संभल के, अगर यहां कोई चाल या पाबंदी हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो टोली हमसे आगे चल रही है उसके पास तो माल पानी की कोई कमी नहीं लगती, तभी तो जगह जगह इतने महंगे फॉर्मेशन टूल्स लुटा रहे हैं। पक्का वो किसी बड़े खानदान या दिग्गज गुट के लोग हैं। ओल्ड डेविल ख्यान ने अपनी नाक सिकोड़ी और ठंडी आवाज में फुफकारा। उन 10 बड़े खानदानों में से किसी की औकात नहीं कि इतनी हाई क्लास पाबंदियां बिछा सके, खासकर वो एब्सोल्यूट आइस फायर फॉर्मेशन।
मेरा तो दिमाग चकरा रहा है कि आखिर ये लोग हैं कौन। हुआ तियांची ने सीना ठोककर बड़े आत्मविश्वास से कहा, खैर जो भी हो, हमारा काम तो आसान हो गया है। उन लोगों ने कुनवू माउंटेन के रास्ते साफ कर दिए हैं, भले ही उन्होंने बीच बीच में थोड़े रोड़े अटकाए हों, हम जल्द ही उन्हें लपेटे में ले लेंगे। ओल्ड डेविल ख्यान ने बेरुखी से कहा, उम्मीद तो यही है। इतना कहते ही सब पत्थर के उस हॉल में घुस गए। वहां जमीन पर पत्थर की टूटी फूटी कठपुतलियों का ढेर लगा था, जिसे देखकर सबके कदम ठिठक गए। हुआ तियांची ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस पूरे हॉल में घुमाई और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अरे यहाँ तो किसी जादू का नामो निशान नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है कि उन्होंने यहाँ कोई जाल नहीं बिछाया। ओल्ड मैन फू ने खिसियानी हंसी खांसी और कहा, होना ही था। मुझे तो लगता है उन बेचारों के झोले खाली हो गए होंगे, अब फॉर्मेशन के औजार बचे ही नहीं होंगे। तभी उस भारी भरकम आवारा कल्टीवेटर ने माथे पर बल डालते हुए कहा, मैंने आज तक इन पत्थर की कठपुतलियों के बारे में सुना तक नहीं। हान ली, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर उलट पलट करते हुए बोला, ये पत्थर की कठपुतलियां नहीं हैं, ये पत्थर की रूहें हैं। ये एक पुरानी टेक्निक है जिसमें राक्षसी जानवरों की आत्माओं को जबरदस्ती इन मूर्तियों में कैद कर दिया जाता था। पुराने जमाने में इसका बहुत चलन था, पर न जाने क्यों बाद में ये हुनर कहीं खो गया। हुआ टियांकी ने हान ली को बड़ी टेढ़ी नजरों से देखा और पूछा, ओह, तो कल्टीवेटर हान को इस पुरानी कला के बारे में भी जानकारी है? हान ली ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस थोड़ा बहुत इन पपेट वाली तकनीकों पर हाथ साफ किया है। अफसोस कि ये सब टूट गई हैं, वरना जरा बारीकी से इनकी जांच करता। इतना कहकर उसने पत्थर का टुकड़ा जमीन पर लुढ़का दिया। उसने गौर किया था कि ये रूहें मामूली पत्थर की बनी थीं, पर उन पर कुछ अजीब से जादू के निशान, स्पेल फॉर्मेशंस खुदे हुए थे। वो उन्हें साफ साफ पढ़ नहीं पाया क्योंकि पत्थर के चिथड़े उड़ चुके थे। मास्टर स्कैटरविंड ने, जो दिखने में बड़ा सीधा और भला मानस लगता था, मुस्कुराकर हानली से कहा, अगर कल्टीवेटर हान को साबुत मूर्ति चाहिए तो उन ढहे हुए गलियारों में झांक कर देखिए, शायद कोई बच गई हो। हानली ने उसकी तरफ देखा, पर चूंकि वो इस इलाके का नहीं था, उसे नहीं पता था कि ये बंदा कितना बड़ा छटा हुआ बदमाश है। हानली कुछ बोलने ही वाला था कि तभी ओल्ड डेविल चियान अचानक चिल्लाया, ओ नीच जीव, तेरी मौत आई है क्या? उसने तुरंत अपने सिंक्वे डेविल्स की मदद से उस खाली दिखने वाली जगह पर सलेटी रोशनी की बौछार कर दी। धमाकों के साथ बैंगनी रोशनी चमकी और वहां 4 पंखों वाला एक खतरनाक बाज प्रकट हुआ, जिसका सिर शेर जैसा था। उसकी आंखें सबको फाड़ खाने को तैयार थीं। वो दरिंदा दबे पांव कब वहां पहुंच गया और ओल्ड डेविल चियान पर हमला करने की ताक में था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ताज्जुब की बात यह थी कि उसका आधा कटा हुआ पंजा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो लायन हॉक भी अब सयाना हो गया था। जैसे ही उसकी पोल खुली, उसने नीली धुंध फैलाई और पलक झपकते ही पंख फड़फड़ाते हुए हॉल से रफू चक्कर हो गया। बाकी लोग तो बस हक्के बक्के रह गए। हुआ टियांकी की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने हाफते हुए कहा, लायन हॉक, यहाँ ऐसा शैतान भी छुपा बैठा था। उसे लगा कि अगर वो अकेला होता तो अब तक उसका राम नाम सत्य हो गया होता। ओल्ड मैन फू और बाई यावी ने एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखा। उन्हें पता था कि यहाँ एक इससे भी ज्यादा जानलेवा सिल्वर विंग्ड नाइटफील्ड भी घूम रहा है, पर दोनों अपने मतलब के लिए मुंह सिए बैठे रहे। बाकी कल्टीवेटर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। वो प्राचीन पक्षी साक्षात काल था, जिसकी ताकत नेसेंट सोल के आखिरी लेवल वाले धुरंधरों के बराबर थी। उससे पंगा लेना मतलब अपनी कब्र खोदना था। हान ली ने जब ये देखा तो उसने गलियारे में अकेले जाने का इरादा त्याग दिया। जब पहाड़ पर सिल्वर विंग्ड नाइटफील्ड जैसी बला मंडरा रही हो तो झुंड में रहना ही अक्लमंदी है। हॉल से भागने के बाद वो लायन हॉक पहाड़ के निचले तरफ चक्कर काटने लगा। करीब 1 घंटे बाद वो एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा और जोर जोर से चीखने लगा। तभी पेड़ के तने में एक 3 मीटर चौड़ा छेद चमका और उसमें से एक काले कपड़ों वाली औरत चिढ़ती हुई बाहर निकली। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई फटे हुए पीपे को पीट रहा हो। अरे बस कर, काहे गला फाड़ रहा है? क्या चाहता है कि मैं तेरा बदला लूं? मेरा कोई इरादा नहीं था इस झमेले में पड़ने का। बड़ी मुश्किल से हजारों साल की कैद से छूटी हूं, दोबारा किसी मुसीबत को दावत नहीं देना चाहती। और ऊपर से यहाँ 2-2 टोलियां आई हुई हैं, सब के सब नेसेंट सोल वाले हैं। ये काम इतना आसान नहीं है बबुआ। तभी एक मर्दानी आवाज़ गूंजी, लेकिन अगर हमने उन्हें खत्म नहीं किया तो वो कुनवू हॉल में घुसकर वो चारों मेडालियंस निकाल लेंगे, फिर तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे। और तभी नीली रोशनी के साथ वहां सिल्वर विंग्ड नाइटफील्ड प्रकट हुआ। उस औरत ने फुपकारते हुए कहा, अगर वो घुस पाए तब ना। क्या तुझे लगता है कि वहां की पाबंदियां कमजोर हैं? खासकर वो ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट्स, उनके सामने तो किसी की दाल नहीं गलने वाली। जो भी कुनवू हॉल आने की सोचेगा, समझो उसकी मौत पक्की है। सिल्वर विंग्ड नाइटफील्ड ने बड़े शांत होकर कहा, कल्टीवेटर गुई, इतना यकीन से मत कहो।
वो रोशनी भले ही खौफनाक हो, पर उन लोगों में नेसेंट सोल के आखिरी लेवल वाले दिग्गज भी हैं। क्या पता किसी के पास उसे काबू करने वाला औजार हो? और क्या तू नहीं चाहती कि हम भी उन मेडालियंस पर कब्जा कर लें? भले ही हम उस जेल यानी स्पिरिट प्रिजन फॉर्मेशन से निकल आए हैं, पर जब तक वो निशानियां उनके पास हैं, हम इस पहाड़ से एक कदम बाहर नहीं रख पाएंगे। सींगों वाली औरत ने जब सिल्वर विंग नाइट फील्ड के मुंह से रिस्ट्रिक्शन मेडालियंस की बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आवाज में जहर घोलते हुए कड़वाहट से बोली, यहाँ की स्पिरिचुअल ची एकदम चकाचक है। भला मेरा दिमाग खराब है जो मैं यहाँ से जाऊंगी? बाहर की दुनिया में क्या कोहराम मचा है मुझे नहीं पता, पर मुझे यकीन है कि कल्टीवेशन के लिए इससे बढ़िया ठिकाना कहीं नहीं मिलने वाला। जब तक मैं अगले रेल्म में नहीं पहुंच जाती, यहीं कुंडली मार के बैठी रहूंगी। सिल्वर विंग नाइटफील्ड ने माथे पर बल डालते हुए चिढ़कर बोला, कल्टीवेटर गुई, तुमको पता होना चाहिए कि सील अब चकनाचूर हो चुकी है। अब यहाँ चैन से भक्तिभाव नहीं होने वाला, और जो बवाल होने वाला है उसे अकेले झेलने की जरूरत नहीं है। आखिर हमारी पुरानी जान पहचान है, तो क्यों ना साथ मिलकर इस मुसीबत का गर्दा उड़ाएं। सींगों वाली औरत तनिक ढीली पड़ी और उसने हामी भरते हुए बोला, दोस्ती तो है, इसमें कोई शक नहीं। तुम एक इंसान की लाश से बने रिफाइंड कॉप्स थे, और उन कल्टीवेटर्स ने मुझे और लायन हॉक को पाल पोसकर बड़ा किया और फिर इस स्पिरिट प्रिजन फॉर्मेशन में ठूस दिया। नाइटफील्ड ने अपनी चाल चलते हुए फुसफुसाकर बोला, कुनवू हॉल में ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगी हैं जो हमें फटकने तक नहीं देती, पर अब कुछ इंसान रास्ता साफ कर रहे हैं। बस दबे पांव उनके पीछे चलना है और सही मौका देखते ही हम अपने रिस्ट्रिक्शन मेडालियंस भी झपट लेंगे और उन इंसानों को भी ठिकाने लगा देंगे। औरत का दिल तो डोल गया, पर ऊपर से नखरा दिखाते हुए उसने ठंडी आह भरी और तुनक कर बोली, कह तो ऐसे रहे हो जैसे बच्चों का खेल हो। वहां दिग्गजों का मेला लगा है, नेसेंट सोल लेवल के धुरंधर भी हैं। तुमने खुद कहा था कि एक कल्टीवेटर तो ऐसा आफत की पुड़िया है जिसके पास डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर है। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं और हम खुद अपनी गर्दन कटा बैठें। मुझे दोबारा कैद होने से बहुत डर लगता है। इससे तो अच्छा है कि इन रिस्ट्रिक्शन मेडालियंस का मोह छोड़ें और पहाड़ की जड़ों में 1000 साल के लिए चादर तान के सो जाएं। फिर वो मेडालियंस लेकर भी हमारा क्या उखाड़ लेंगे। नाइटफील्ड के सब्र का बांध टूट गया और उसने सड़े हुए मुंह से बोला, कल्टीवेटर गुई, ये मत भूलो कि मैं अर्थ मूवमेंट टेक्निक में उस्ताद हूं। उस औरत ने तिरछी नजरों से उसे ताड़ते हुए खौफ से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? नाइटफील्ड ने बेरुखी से बोला, सीधी सी बात है, अगर मेरा रिस्ट्रिक्शन मेडालियन उन इंसानों के हाथ लग गया तो वो मुझसे उगलवा लेंगे कि मैं क्या क्या जानता हूं। तुम्हें क्या लगता है वो 10वें ग्रेड के वास्ट क्लिफ टॉर्टॉइस के डीमन कोर को देखकर अपनी लार नहीं टपकाएंगे? औरत खींचकर और झिल्लाते हुए बोली, ठीक है बाबा, तो चलो साथ में ही कहीं छिप जाते हैं। नाइटफील्ड ने साफ लफ्जों में टोकते हुए बोला, मैं इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं इस मनहूस पहाड़ पर दम नहीं तोड़ सकता। बिना यिन मून एसेंस के मैं कभी गोल्ड क्लैड लूनर कॉप्स नहीं बन पाऊंगा। औरत ने आव देखा न ताव 1 मीटर हवा में उछलकर चीखते हुए बोला, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नाइटफील्ड ने अपने पंख फड़फड़ाए और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, धमकी नहीं दे रहा, बस फैसला तुम्हारे हाथ में है। और ये मत भूलो कि तुम पर मेरा एक एहसान भी है। याद है जब उन पुराने कल्टीवेटर्स ने हमें पागल करने वाला बर्जर्क कर्स दिया था ताकि हम जानवर बन जाएं? अगर मैंने अपनी क्लियर वॉइड पिल तुम्हारे साथ न बांटी होती तो आज तुम ऐसी हसीन शक्ल में न होकर सिर्फ खून की प्यासी दरिंदी होती। उस पुराने जख्म की याद आते ही औरत की सारी हेकड़ी हवा हो गई और वो भीगी बिल्ली बनकर बोली, हाँ मुझे याद है। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर उसने मायूसी से सांस छोड़ते हुए बोला, हमें उस चौथे प्रहरेदार को नहीं भूलना चाहिए जिसे यहाँ टेलीपोर्ट होना था। उसका कोई अता पता नहीं है। अगर वो मिल जाए और हम चारों हाथ मिला लें तो मैं सोच सकती हूँ। नाइटफील्ड ने मायूसी में सिर हिलाया और बोला, मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, पर ना तो चौथी स्पिरिट प्रिजन फॉर्मेशन मिली और न ही कोई भूत प्रेत। शायद उस अभागे की किस्मत खराब थी और वो मर खप गया होगा। आखिर उसके पास दिमाग ठिकाने रखने के लिए क्लियर वॉइड पिल जो नहीं थी। इतने सालों तक पागलपन में जिंदा रहना नामुमकिन है, और अगर वो जिंदा भी है तो अब उसे ढूंढने का टाइम नहीं है। ये सुनकर औरत के चेहरे के भाव बदलने लगे। पल भर बाद उसने गहरी सांस ली और कड़े लहजे में बोला, चलो उस क्लियर वॉइड पिल की खातिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर सुन लो, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन मेडालियंस हाथ लगे हम तुरंत 9-2-11 हो लेंगे। मुझे इस मनहूस जगह पर एक पल नहीं रुकना। मैं तो बस कोई सुनसान कोना ढूंढूंगी जहां शांति से अपनी कल्टीवेशन कर सकूं। नाइटफील्ड के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसने बोला, मंजूर है।
आज़ादी मिल गई तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी शक्ति बढ़ा लेंगे। उसे पता था कि वास्ट क्लिफ टॉर्टॉइज उससे भी तगड़ी है, तो काम आसान हो जाएगा। औरत ने खुद को शांत किया और सधे हुए अंदाज में बोली, पर काम शुरू करने से पहले पक्का प्लान चाहिए। उन इंसानों को पता है कि हम 2 लोग घात लगाए बैठे हैं, तो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा ताकि उनके बिछाए जाल में न फंस जाएं। नाइट फीन ने बिना सोचे समझे बोला, बिल्कुल। पास खड़े लायन हॉक ने भी अपनी गर्दन उठाई और जोरदार आवाज निकाली, जैसे अपनी रजामंदी दे रहा हो। वो तीनों उस विशाल पेड़ के नीचे चुपचाप खिचड़ी पकाते रहे, और जितनी देर में कोई एक वक्त का खाना खाता है, उतनी ही देर में वो तीनों आसमान में बिजली की तरह कौंधे और पत्थर की सीढ़ियों की तरफ उड़ चले। देखते ही देखते वो नजरों से ओझल हो गए और पीछे बस तेज हवाओं के झोंके रह गए। पर जैसे ही वो गए, पास का एक बड़ा पेड़ अचानक थरथराने लगा और देखते ही देखते छोटा होने लगा। उस पर एक अजीब सी हरी रोशनी चमकी और उसकी छाल में से 2 बड़ी बड़ी कांच जैसी हरी आंखें बाहर निकल आई। वो आंखें एकदम बेजान और पथराई हुई थीं, जिन्होंने उस तरफ देखा जहां वो तीनों गए थे। कलेजा मुंह को आ जाए ये सोचकर कि 3-3 धुरंधरों के नाक के नीचे कोई इतनी सफाई से छिपा बैठा था। काफी देर तक आसमान को ताकने के बाद एक हरा सा झोंका आया और वो पूरा पेड़ जमीन के अंदर ऐसे समा गया जैसे कभी था ही नहीं। उधर जैसे ही हान ली और उसके साथियों ने लायन हॉक को देखा, वो पत्थर के हॉल से बाहर की तरफ लपके। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ की हवा में उड़ने पर पाबंदी लगी है। सब की हवा टाइट हो गई और सब धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। पर गिरते ही उन्हें खुशी भी हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि वो कुनवू माउंटेन के किसी बहुत ही खास और कीमती ठिकाने पर पहुंच गए हैं। बाई याओई ने हैरानी से फटी आंखों के साथ दूर पत्थर की सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे वो क्या बवाल है? सबकी नजरें उधर गईं तो देखा कि घुमावदार सीढ़ियां एक घने जंगल के बीच से गुजर रही हैं। वो पूरा जंगल बैंगनी रंग के विशाल बांसों से भरा पड़ा था, और जहां तक नजर जाए बस वही बांस थे जिन्होंने पूरे व्हाइट जेड प्लाजा को अपनी गोद में छिपा रखा था। जंगल की जड़ों में एक हल्की सी बैंगनी की तैर रही थी, जिससे इतना भारी दबाव महसूस हो रहा था कि कमजोर दिल वालों की तो सांस ही अटक जाए। हुआ तियानची ने अपनी पैनी नजरों से नजारा देखा और भारी आवाज में बोला, ये रिस्ट्रिक्शन तो एब्सोल्यूट आइस फायर फॉर्मेशन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही है। लगता है ये आखिरी बाधा है, इसे पार करते ही हम उन लोगों को दबोच लेंगे। ओल्ड डेविल क्यान ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, तो फिर इंतजार किस बात का? और उसके 5 शैतानी गोले सिंक्वे डेविल्स चमकते हुए जंगल के अंदर घुस गए। हुआ तियानची ने तनी देर सोचा और फिर अपनी सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के धुरंधरों को लेकर उस बैंगनी जंगल की तरफ कूच कर दिया। ओल्ड मैन फू ने जोश में आकर बोला, चलो हम भी चलते हैं। अरे भाई हान, तुमको क्या हुआ? उसने देखा कि हान ली का चेहरा पीला पड़ गया है और वो बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा है। हान ली ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर काबू पाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस तनी उलझन थी, चलो। और एक छलांग में वो 10 मीटर ऊपर उछल गया। ओल्ड मैन फू अपनी ठोड़ी सहलाने लगा। उसे शक तो हुआ, पर उसने सोचा कि ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है, और वो पीछे हो लिया। पर उस बुढ़े को क्या पता कि हान ली के शरीर के अंदर मौजूद बैम्बू क्लाउड स्वॉर्म स्वॉर्ड्स डर के मारे थर थर कांप रही थीं। इसका साफ मतलब था कि वो खौफनाक एल्डर डेविल इसी पहाड़ पर मौजूद है। हान ली का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने सोचा, क्या वो शैतान उन इंसानों के साथ है जो हमसे आगे चल रहे हैं? वो यहां पहुंचा कैसे? और उस कमबख्त के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? खौफ और सस्पेंस के मारे हान ली का दिमाग चकराने लगा। उसे अपनी पुरानी टक्कर याद आ गई और उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हालांकि उसके पास ट्राइफ्लेम फैन और वो तगड़ा पपेट था, फिर भी उस शैतान का यहां होना किसी बुरे सपने जैसा था। तभी ओल्ड डेविल क्यान जंगल के मुहाने पर पहुंचा और उसने अपने 5 शैतानों से बर्फीली ग्रे की बौछार कर दी। जवाब में बांस का वो जंगल जैसे जाग उठा और उसमें से बैंगनी रोशनी के 7 विशाल खंभे आसमान की तरफ फटे। अंदर की बैंगनी की किसी भूखे भेड़िए की तरह उस ग्रे शक्ति से भिड़ गई और दोनों के बीच मौत का तांडव शुरू हो गया। तभी सेक्रेड पॉइजन सेक्ट और बाकी छुट्टे कल्टिवेटर्स भी वहां पहुंच गए और सब ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आसमान रंग बिरंगी रोशनी और धमाकों से गूंज उठा। हान ली ने भी चुपचाप अपनी तलवारें बाहर निकाली और हमले में शामिल हो गया, पर उसका दिमाग कहीं और ही कुलांचे मार रहा था। नैनजियांग की धरती के काफी नीचे कुनवू माउंटेन की सील के मुहाने पर सैकड़ों कल्टीवेटर्स जमघट लगाए बैठे थे। माहौल ऐसा था कि हवा भी रुक गई थी और सन्नाटा इतना गहरा कि कलेजा मुंह को आ जाए।
वहां लगे इल्यूजन फॉर्मेशन के फटने की वजह से वो 10 मीटर का दरवाजा डगमगा रहा था। उसमें से चांदी जैसी चमक ऐसी लहरें मार रही थी जैसे कोई पागल दरिया बह रहा हो। दूर खड़े छुटकू कल्टीवेटर्स और छोटे मोटे सेक्ट के लोग टकटकी लगाए देख रहे थे, लेकिन असली खेल तो उन दिग्गज टोलियों के बीच था जो मुहाने पर कुंडली मार के बैठी थीं। एक तरफ हसीन और जवान औरतों की टोली थी। हरे रंग के लिबास और गहने बता रहे थे कि ये नैनजियांग की ही रहने वाली थीं। उनकी एक एल्डर अधेड़ उम्र की थी जिसका नेसेंट सोल कल्टीवेशन मंझले दर्जे का था, जबकि दूसरी एल्डर कमसिन और खूबसूरत थी, पर उसका लेवल अभी नेसेंट सोल की शुरुआत वाला ही था। ये औरतें उन मर्दों के सामने डटी थीं जो दिखने में 30-40 साल के लग रहे थे। अजीब बात यह थी कि उनमें से कुछ ने एकदम काला और कुछ ने दूध जैसा सफेद कपड़ा पहन रखा था। उनकी अगुवाई 5 नेसेंट सोल वाले धुरंधर कर रहे थे। उनमें जीत यान हाओ और एंडलेस स्काई की सेंटिस लिन यिनपिंग भी शामिल थीं। पर सबसे रौबदार तो वो छैला जैसा दिखने वाला जवान था जो सेंटिस के बगल में खड़ा था। उसकी अंदरूनी शक्ति चीख चीख कर बता रही थी कि वो नेसेंट सोल के ऊंचे दर्जे का खिलाड़ी है। वही था एंडलेस स्काई प्लेन्स का ग्रैंड इमॉर्टल ह्यू। तीसरी टोली सबसे छोटी थी, बस 3 लोग। उनका सिरमौर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा डाविस्ट था जो देखने में बड़ा ही पहुंचा हुआ फकीर लगता था। ये भी ऊंचे दर्जे का नेसेंट सोल वाला था जिसे लोग मास्टर सेबल कहते थे। मास्टर सेबल ने उस मंझले दर्जे वाली औरत को बड़ी संजीदगी से देखा और बोला, लेडी मू, तनी बात सुनिए, आपके सेक्ट को इस लफड़े में पड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। हम आपको कमतर नहीं आंक रहे, बस फिक्र है कि इस खतरनाक सफर में आपके इमॉर्टल फॉर्म सेक्ट का भारी नुकसान न हो जाए। पुरानी दोस्ती के नाते हम आपको समझा रहे हैं, पीछे हट जाइए। बूढ़े की बातों से साफ झलक रहा था कि उस औरत के लिए उसके दिल में तनी सॉफ्ट कॉर्नर है। लेडी मू ने एकदम ठंडी नजरों से देखते हुए जवाब दिया, मास्टर सेबल, भले ही आपका हाई जेनेथ फैक्ट राइटियस डाउ में नंबर 1 है, पर इतनी हैकड़ी ठीक नहीं। ये सील हमारे इलाके में आती है। आप हमें अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? खतरे की परवाह तो हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ये औरतों की टोली पास के सबसे बड़े सेक्ट इमॉर्टल फॉर्म सेक्ट की थी। इनका नाम सुनते ही अच्छों की घीघी बंध जाती थी। यहां तक कि सेक्रेड पॉइजन सेक्ट वाले भी इनसे कतराते थे। इनके पास ऐसी काली विद्या और शाप थे कि बंदा हजारों कोस दूर भी बैठा हो तो ये उसे वहीं ढेर कर दें। ऐसी खबरें आती रहती थीं कि जिसने भी इनसे पंगा लिया वो दुनिया के किसी भी कोने में दुबक जाए, पर मौत उसे ढूंढ ही लेती थी। इन्हीं में से एक थी लेडी मू, जिसने एक ही दिन में 3 अपने बराबर के कल्टीवेटर्स को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। उनका और मास्टर सेबल का पुराना 36 का आंकड़ा भी था। इतना होने के बाद भी मास्टर सेबल को बड़ी तमीज से पेश आना पड़ रहा था, क्योंकि लेडी मू का दबदबा ही ऐसा था। तभी जीत यान हाओ बीच में कूद पड़ा और बोला, कल्टीवेटर सेबल, बाकी का तो पता नहीं, पर हमारा इन शिफ्टिंग सेक्ट तो अंदर जाकर ही दम लेगा। जीत यान हाओ अपने सेक्ट के 2 बुजुर्गों और एंडलेस स्काई के लोगों के साथ आनन फानन में यहां पहुंचा था। जब उसने देखा कि उसकी ताकत हाई जेनिथ सेक्ट के बराबर है तो उसने भी पैर जमाने शुरू कर दिए। मास्टर सेबल को गुस्सा नहीं आया। उसने बस उस मुहाने से निकलती चांदी जैसी रोशनी को देखा और बड़े इत्मीनान से बोला, जी भाई, अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो हम रास्ता नहीं रोकेंगे, पर एक बात सुन लो, हमें खबर मिली है कि ये दरवाज़ा किसी ने जानबूझकर खोला है। अंदर क्या बला है खुदा जाने, पर जो भी है वो नेक तो बिल्कुल नहीं होगी। और वैसे भी ये रास्ता इतना दगमगा रहा है कि अंदर जाना जान जोखिम में डालना है। ये सुनकर लेडी मू और जीत यान हाओ के चेहरे उतर गए। बात तो पते की थी, वो अंदरूनी शक्ति का उफान किसी को भी चीर कर रख सकता था। लेडी मू ने अपने माथे पर आती जुल्फों को पीछे किया और धीरे से बोला, हमारे इमॉर्टल फॉर्म सेक्ट को हाल ही में एक सन मून शटल मिला है। ये हमला और बचाव दोनों में गर्दा उड़ा देता है। मैं और मेरी जूनियर बहन मिलकर इसी के सहारे अंदर जाने की कोशिश करेंगे। मास्टर सेबल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी जताते हुए पूछा, क्या आपको सन मून शटल मिल गया, वो जो 3 सबसे मशहूर शटल में गिना जाता है? लेडी मू ने ऐसे बोला जैसे कोई बड़ी बात ना हो। बस रास्ते में चलते फिरते मिल गया, सोचा इसे अपने सेक्ट की खानदानी निशानी बना लूं। मास्टर सेबल ने सिर हिलाया और बोला, फिर तो ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसी आपकी मर्जी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी 2 दिन और इंतजार करूंगा। जीत यान हाओ को शक हुआ और उसने पूछा, 2 दिन? आपने तो कहा था कि आप अंदर नहीं जा रहे। मास्टर सेबल अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला,
हमने ऐसा कब कहा? 2 दिन बाद हेवनली डेविल सेक्ट का भाई 7 वंडर्स यहां पहुंचेगा। उसके पास स्पिरिट टॉर्टॉइस कैरेज है। उसके साथ हम बिना किसी झंझट के अंदर चले जाएंगे। गे तियान हाओ की तो हवा टाइट हो गई। उसने घबराते हुए पूछा, क्या डाओइस्ट 7 वंडर्स खुद यहां आ रहा है? मास्टर सेबल ने बड़े मजे लेकर कहा, हाँ भाई, खबर पक्की है कि ये मामला राइटियस और डेविलिश दोनों तरफ के लोगों से जुड़ा है। हमने और भाई 7 वंडर्स ने नैन जियांग के पास अलग अलग छानबीन की है। जो सुराग हाथ लगे हैं, उसके बाद मुझे उसकी मदद लेनी ही पड़ी। अगर खबर सच निकली तो अकेले अंदर जाना मतलब खुद की कब्र खोदना है। 7 वंडर्स का नाम सुनकर गे तियान हाओ का चेहरा काला पड़ गया। उसने कुछ देर सन्नाटे में रहने के बाद चुपके से एंडलेस स्काई की सेंटिस और ग्रैंड इमॉर्टल शू को कुछ संदेश भेजे। इमॉर्टल शू के चेहरे पर तो कोई शिकन नहीं आई, पर सेंटिस के माथे पर बल पड़ गए। गे तियान हाओ ने उसे मनाने के लिए कुछ और बातें कहीं, तब जाकर शू ने सिर हिलाया। सेंटिस भी खामोश हो गई। गे तियान हाओ ने चैन की सांस ली और ठोक कर बोला, सेबल भाई, लगता है खतरा बड़ा है, पर मेरे सेक्ट का बड़ा एल्डर पहले ही अंदर जा चुका है। मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। भले ही मेरे पास कोई चमत्कारी शटल या गाड़ी नहीं है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। मास्टर सेबल ने ग्रैंड इमॉर्टल शू को तिरछी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ सकता हूं कि आपको अपनी ताकत पर बड़ा भरोसा है, और मैं इतना गया गुजरा भी नहीं कि आपका रास्ता रोकूं। अगर दम है तो शौक से जाइए। साफ था कि वो बूढ़ा समझ चुका था कि गे के साथ आए ये लोग एंडलेस स्काई प्लेन्स के ही धुरंधर हैं। गे हंसा और बोला, तो फिर हम चलते हैं। कल्टीवेटर शू, तनिक तकलीफ उठाइए। ग्रैंड इमॉर्टल शू बोला, जब भाई गे ने कह ही दिया है तो चलिए देख लेते हैं। उसने अपनी कमर पर लटके थैले स्पिरिट बीस्ट पाउच पर हाथ मारा और उसमें से एक सतरंगी मोर पीकॉक बाहर निकला। वो 1 मीटर ऊंचा था और उसके पंखों से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। मास्टर सेबल की आंखों में चमक आ गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, कीन स्पिरिट पीकॉक। शू ने तपाक से कहा, बिल्कुल सही पहचाना। इसकी सतरंगी रोशनी दुनिया की किसी भी अंदरूनी शक्ति की को अलग कर सकती है। हम इसी की आड़ में अंदर जाएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। उस मोर ने एक तीखी चीख मारी और सीधा उस चांदी जैसी रोशनी में घुस गया। उसके पीछे पीछे पूरी टोली ने अपने अपने जादुई हथियार निकाले और बिना पलक झपकाए अंदर कूद गए। देखते ही देखते वहां सिर्फ चेले चपाटे ही रह गए। जब उनके आका सुरक्षित अंदर चले गए तो बाकी लोग भी वहां से खिसक लिए। अब वहां सिर्फ मास्टर सेबल के लोग और इमॉर्टल फॉर्म सेक्ट की औरतें बची थीं। लेडी मू ने अपनी शिष्याओं को कुछ आदेश दिए और उन्हें वहां से विदा कर दिया। जब सब चले गए तो लेडी मू ने अपनी बहन की तरफ देखा और बोली, निकालो सन मून शटल। उस जवान औरत ने अपने थैले से एक चांदी जैसा चमकता हुआ छोटा सा शटल हवा में उछाल दिया। उसी वक्त लेडी मू ने भी अपनी आस्तीन से एक सुनहरी चीज फेंकी। दोनों चीजें हवा में ऐसे लिपटी जैसे नागिनें खेल रही हों और मिलकर एक 3 मीटर ऊंचा सोना चांदी वाला विशाल सन मून शटल बन गया। उसकी ताकत देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेडी मू ने दहाड़ते हुए कहा, चलो, और देखते ही देखते वो दोनों औरतें उस जादुई यान में गायब हो गईं। वो जादुई यान हवा में गोल गोल घूमा और बिजली की रफ्तार से उस सील के अंदर धंस गया। मास्टर सेबल ये सब देखकर बुदबुदाया, इतना समझाने के बाद भी मानती नहीं। अब कल को कुछ बुरा हुआ तो हमें दोष मत देना। इसके बाद उसने पीछे खड़े 2 चेलों को इशारा किया और तीनों वहीं जमीन पर आसन जमाकर बैठ गए। अब जब खुद एक ऊंचे दर्जे का नैसेंट सोल वाला बंदा पहरा दे रहा हो तो दूर खड़े दूसरे लोगों की क्या मजाल की आगे कदम बढ़ाएं। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। उधर कुनवू माउंटेन की चोटी पर, जहां धुंध और अंधेरा छाया हुआ था, एक बहुत बड़ी चीज हवा में लटकी हुई थी। उस पर अनगिनत जादुई पर्चियां चिपकी थीं और मोटी मोटी जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था। वो पर्चियां इतनी तेज चमक रही थीं कि उनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और वो काली जंजीरें, उनमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था, जो खौफ पैदा करने के लिए काफी था। सांपों की कसम और जंजीरों की तो छोड़ो, उस विशाल आफत के चारों तरफ 1000 से ज्यादा हथेली के बराबर आईने मंडरा रहे थे। उन आईनों से पीली रोशनी की ऐसी किरणें निकल रही थीं जैसे कोई मकड़ी अपना जाला बुन रही हो, और उस जाले ने उस पूरी चीज को एक अजीबोगरीब स्पेल फॉर्मेशन में जकड़ रखा था। आसपास की पूरी जगह ऐसी पाबंदियों यानी रिस्ट्रिक्शन की परतों से भरी पड़ी थी कि पूछो मत। हवा में हल्की हल्की रोशनी तैर रही थी जैसे जुगनू नाच रहे हों। वो चीज खुद किसी छोटे पहाड़ जैसी दिख रही थी और एकदम पत्थर बनी हुई थी,
अगर उसकी सतह धीरे धीरे ऊपर नीचे नहीं हो रही होती तो कोई भी यही समझता कि वो मर चुका है। पर भाई, ठीक उसके बगल में तो माजरा ही कुछ और था। वहां एक अलग ही दुनिया बसी थी, एकदम हरी भरी, हर तरह के पेड़ पौधों से लदी हुई। और वहां की ची तो ऐसी थी कि दम घुटने लगे। उस जगह के बिल्कुल बीचों बीच 1 किलोमीटर चौड़ा बड़ा ही सुंदर महल खड़ा था। दूर से देखो तो लगता था जैसे वीरान पड़ा है, पर ऊपर से देखने पर पता चलता कि वो महल तो एक बहुत बड़े स्पेल फॉर्मेशन की जान है। महल के पास 81 यानी 81 ऊंचे ऊंचे चबूतरे बने थे, जो कायदे से अपनी अपनी जगह पर गाड़े गए थे। सबसे होश उड़ाने वाली बात तो ये थी कि हर चबूतरे पर सफेद जेड पत्थर की बनी 10 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी थी। ये पत्थर के इंसान सुनहरी ढाल बख्तर पहने हुए थे और हाथों में बड़ी बड़ी सुनहरी तलवारें थामे महल की तरफ ताक रहे थे। उनके चेहरे इतने सजीव थे कि देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। पर वहां सन्नाटा ऐसा पसरा था कि जैसे हजारों सालों से किसी ने पैर तक न रखा हो। इधर 7 स्टार मर्टल फॉर्मेशन पूरी तरह चालू हो चुका था और धमाकों से कान फटने लगे थे। अब वो घड़ी आ गई थी जब ये फॉर्मेशन टूटने ही वाला था। बैंगनी रोशनी के साथ खंभे आसमान चीरते हुए निकल रहे थे और उस धुंध से बिजली के कड़कने की आवाजें आ रही थीं। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि हाथ को हाथ न सूझे, और बीच बीच में ऐसी डरावनी आवाजें आती थीं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हैनली के चारों तरफ बिजली कौंध रही थी और वो बड़े इत्मीनान से एक खंभे की तरफ बढ़ा। तभी धुंध से बड़े बड़े अजगर निकले और उस पर टूट पड़े, पर उसके पास वाली बिजली ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट फेंका। लेकिन हैनली के चेहरे पर खुशी की कोई लकीर नहीं थी, क्योंकि वे अजगर हार मानने को तैयार नहीं थे। हैनली के सिर के ऊपर चांदी जैसी सफेद बिजली कड़क रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब भी कोई बिजली उस पर गिरने वाली होती, वो बस हाथ के एक झटके से उसे किनारे कर देता। तभी उसके पीछे से बहुत हल्की भिनभिनाहट सुनाई दी। उसने माथे पर बल डाला और हाथ से सोने जैसी बिजली के 2 झटके छोड़े, जिसके तुरंत बाद कुछ जलने की गंध आने लगी। हैनली ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 मुट्ठी के बराबर ततैया वॉस्प्स जमीन पर काले होकर गिरे पड़े थे। उनकी पूंछ से 3 इंच लंबे डंक बाहर निकले हुए थे। वो अब तक ऐसे 40 कीड़ों को ठिकाने लगा चुका था। पहले तो उसने अपनी उड़ती तलवारों यानी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल किया, पर अब वो डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का सहारा ले रहा था। उसका हाथ खुला नहीं, बल्कि मजबूरी थी। उन बड़े ततैयों का हरा खून इतना खतरनाक था कि तलवार पर लगते ही उसकी चमक फीकी पड़ने लगती थी। उसने आग और बर्फ की टेक्निक्स भी आजमाई, पर वे बेकार रहीं। शुक्र है कि वे कीड़े बिजली के आगे टिक नहीं पाए। इसके अलावा कुछ लाल चमगादड़ भी हमला कर रहे थे। वे दिखने में तो आम थे, पर तलवार की धार उन पर बेअसर थी। हैनली तब हैरान रह गया जब उसकी बैम्बू क्लाउड स्वाम स्वॉर्ड्स भी उन्हें काटने में थोड़ा वक्त ले रही थीं, जबकि उसने उनमें और एक एसेंस मिला रखा था। हानली ने सोचा कि ये कीड़े और चमगादड़ कोई मामूली बला नहीं है, इन्हें पालने में किसी ने बड़ा पापड़ बेला होगा। खैर, बिना किसी मालिक के ये अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहे थे। उसे समझ आ गया कि आगे जाने वाले कल्टीवेटर्स उन्हें रोकने के लिए बड़ी कीमत चुका रहे हैं। यही सोचते हुए वो उस बैंगनी खंबे के पास पहुंचा। तभी अचानक वहां बैंगनी बांस का एक जंगल खड़ा हो गया और खंबा गायब हो गया। हानली मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कि ये सिर्फ एक छलावा यानी इल्यूजन है। जब तक कोई बहुत ऊंचे दर्जे का इल्यूजन ना हो, उसे रोकना नामुमकिन था। उसने अपनी आंखों से नीली रोशनी छोड़ी और वो बांस का जंगल गायब हो गया। सामने फिर से वही खंबा था। उसने अपनी आस्तीन झटकी और 8 तलवारें निकलकर हवा में गूंजने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ उसने खंबे की जड़ उखाड़ दी। जैसे ही वो खंबा टूटा, बांस का जंगल पूरी तरह गायब हो गया और नीचे सफेद जेड़ की फर्श दिखने लगी। हानली ने देखा कि बाकी खंभों में से सिर्फ 3 ही चमक रहे थे, मतलब 3 लोग उससे भी तेज निकले। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर एक पत्थर निकाला और वहीं चौकड़ी मार के बैठ गया। उसे बाकी खंभों से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी अंदरूनी शक्ति यानी मैजिक पावर को वापस ला रहा था और सोच रहा था कि जब उस एल्डर डेविल से पाला पड़ेगा तो क्या करेगा। यहां बहुत से धुरंधर कल्टीवेटर्स और राक्षस मंडरा रहे थे। एक छोटी सी चूक और खेल खत्म। उसने अपनी थैली से एक नीले रंग की चमकती हुई ईंट निकाली। ये वही टुकड़ा था जो उसे पत्थर के खंबे के अंदर मिला था। उसने बहुत दिमाग लगाया था, तब जाकर ये हाथ लगा था, वरना उस आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के बिना तो वो इसे कभी ढूंढ नहीं पाता। वो ईंट बड़ी अजीब थी, बिना शक्ति के बहुत भारी थी, पर हाथ लगाते ही पंख जैसी हल्की हो जाती। उस पर लिखे पुराने अक्षर तो हानली ने आज तक कहीं नहीं देखे थे। उसे लगा कि ये शायद दुनिया के शुरू होने के वक्त का कोई खजाना है। तभी दूर से 2 और धमाके हुए।
बाकी खंबे भी टूट गए और आखिरी वाला अपने आप ही बुझ गया। जैसे ही बैंगनी धुंध छटी, सब लोग सामने आ गए। ओल्ड डेविल ख्यान ने गुस्से में तिलमिलाते हुए चिल्लाकर बोला, वे सेक्रेट पॉइजन सेक्ट के एल्डर्स कहाँ मर गए? उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने से खिसकने की? हान ली ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर वे सच में गायब थे। वहीं खड़ा एक तगड़ा आदमी गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, सिर्फ वे ही नहीं, वो हरामी स्कैटर विंड भी चंपत हो गया। मुझे तो पहले ही शक था कि वो हमें चूना लगा रहा है। बाई याओई ने ठंडी सांस भरते हुए सामने की तरफ इशारा किया और बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं है, जरा सामने तो देखो। सामने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सीढ़ियां थीं जो अलग अलग रास्तों पर जा रही थीं। ओल्ड मैन फू ने माथा सिकोड़ते हुए बोला, लगता है उन कल्टीवेटर्स को लगा कि वे खुद सब संभाल लेंगे, इसलिए माल पर अकेले हाथ साफ करने के लिए भाग गए। ओल्ड डेविल ख्यान तुरंत शांत हुआ और फुफकारते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है, तो फिर मैं भी अब अकेला ही जाऊं। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसकी मौत पक्की है। इसके बाद वे पांचों शैतान यानी सिंक्वे डेविल्स तेजी से घूमे और वहां लगे पत्थरों को पढ़ने लगे। रास्ता समझ आते ही वे सब मिलकर तेजी से कुनवू हॉल की सीढ़ियों की तरफ लपके। जब ओल्ड डेविल क्यान हवा में तीर की तरह गायब हुआ तो पीछे छूटे चारों वेग्रेंट कल्टीवेटर्स के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। चारों ने एक दूसरे की शक्ल ताकी और फिर सहमे हुए स्वर में खुसुर-पुसुर करने लगे। इधर हान ली के कानों में ओल्ड मैन फू की आवाज गूंजी, जिसने चुपके से वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए संदेश भेजा। ओल्ड मैन फू ने उदासी भरी आवाज में पूछा, लगता है हमारा अलायंस अब मिट्टी में मिल चुका है। ब्रदर हान, अब आगे का क्या इरादा है? हान ली ने उस बूढ़े को तिरछी नजरों से देखा और थोड़ी देर तक अपने मन में उधेड़ बुन करता रहा। फिर उसने पलटकर जवाब भेजा, यहां से कई रास्ते फूटते हैं और मेरा मन तो अकेले ही अपनी राह पकड़ने का है। जब तक तुम उन जगहों के आसपास नहीं फटकते जिनके नाम बहुत ज्यादा भारी भरकम और डरावने हैं, तब तक किसी दूसरे से भिड़ने का खतरा कम ही रहेगा। थोड़ी देर सन्नाटा पसरा रहा, फिर ओल्ड मैन फू ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं समझ गया, लेकिन मेरी अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, इसलिए मैं फेलो डाओविस्ट बाई के साथ ही जाऊंगा। अगर रास्ते में सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड या लायन हॉक ने घात लगाकर हमला कर दिया तो मेरी जान बचना नामुमकिन है। ओल्ड मैन फू को इस बात का कोई मलाल नहीं था। आखिर इतने सारे लोग खजाने की टोह में निकले थे, एक ही रास्ते पर भीड़ बढ़ाते तो किसी के हाथ कुछ न लगता। और फिर हान ली के तेवर और उसकी ताकत उन सब से कहीं ऊपर थी, इसलिए उसका अकेले निकल जाना ही सबके हक में था। अभी वे सोच विचार कर ही रहे थे कि उन वेग्रेंट कल्टीवेटर्स में से एक लंबे चौड़े आदमी ने एक तरफ से आवाज लगाई और दहाड़ते हुए बोला, कल्टीवेटर्स, हम तो निकले, राम राम। देखते ही देखते वे चारों दो टुकड़ियों में बट गए और अलग अलग सीढ़ियों पर चढ़कर कोहरे में ओझल हो गए। जल्द ही ओल्ड मैन फू और बाई याओवी की भी खिचड़ी पक गई और उन्होंने हान ली से विदा ली। उन दोनों ने एक पत्थर की सीढ़ी चुनी और अपनी बॉडी लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके हवा से बातें करते हुए निकल गए। अब उस सूने मैदान में हान ली अकेला खड़ा था। उसने चारों तरफ फैली उस मौत जैसी खामोशी को देखा, फिर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने अपनी नजरें पत्थर की उन तख्तियों पर गड़ाईं जिन पर रास्तों के नाम खुदे थे। डेविल सप्रेसिंग पगोड़ा और कुनवू हॉल जैसी मशहूर जगहों पर तो बाकी धुरंधर पहले ही कुंडली मार के बैठने पहुंच चुके होंगे, इसलिए उन रास्तों पर जाना अपनी मौत को दावत देना था। हान ली ने तख्तियों के पास खड़े होकर नामों को अपनी जुबान पर दोहराया, ब्राइट माइंड पवेलियन, फॉर्चून क्लाउड हॉल, जेड हुक पॉन्ड और स्पिरिट मेटल हॉल। क्या ये सारी जगहें हथियार और औजार बनाने से जुड़ी हैं? हालांकि उसे अच्छे से पता था कि कुनवू हॉल और स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन में असली माल और कीमती खजाने मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन वो दूसरे दिग्गजों से माथा फोड़कर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। चूंकि नेसेंट कल्टिवेटिंग पिल पहले ही उसकी मुट्ठी में थी, तो उसने सोचा कि सबसे सुरक्षित रास्ता पकड़ना ही अक्लमंदी है। यही सब सोचते हुए उसने तय किया कि स्पिरिट मेटल हॉल वाली राह ही सबसे ठंडी रहेगी। उसने एक लंबी सांस ली और बिजली की फुर्ती के साथ सबसे पीछे वाली सीढ़ियों पर गायब हो गया। उसके जाते ही उस प्लाजा के बीचों बीच एक पीली रोशनी चमकी और देखते ही देखते सिल्वर विंग्ड नाइट फील्ड, वो सींग वाली औरत और लायन हॉक वहां नमूदार हो गए। नाइट फील्ड ने सीढ़ियों की तरफ अपनी आंखें घुमाईं और भारी आवाज में बोला, हम जमीन के नीचे से बस यहीं तक आ सकते थे, इसके आगे बढ़े तो धरती के नीचे वाली रिस्ट्रिक्शंस जाग जाएंगी और हमारा काम तमाम कर देंगी। उस सींग वाली औरत ने अपनी कमर पर हाथ रखा और तंज कसते हुए बोली, यहां तो अंदरूनी शक्ति के निशान अभी भी ताज़ा हैं। ऐसा लगता है इन इंसानी कीड़ों ने अभी अभी यहां कोई स्पेल फॉर्मेशन तहस नहस किया है।
तभी लायन हॉक ने 2 जोरदार दहाड़ मारी और अपने विशाल पंख फैलाकर पत्थर की तख्तियों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद नाइट फील्ड मुस्कुराया और बोला, तो ये बात है, यहां से पता चल रहा है कि कौन सा कल्टीवेटर किस गली गया है। मानना पड़ेगा ब्रदर लायन हॉक की नाक बहुत तेज है। सींग वाली औरत ने माथे पर बल डालते हुए कहा, बढ़िया है, सब अलग हो गए, अब इनसे अपनी आज़ादी के मेडेलियंस छीनना और भी आसान होगा। लेकिन अगर कुनवू हॉल की तरफ जाने वाले कमजोर निकले तो हम उस पाबंदी के पार कभी नहीं जा पाएंगे। नाइट फील्ड ने एक ठंडी हुंकार भरी और बोला, उसकी फिक्र छोड़ो, अगर वे इंसान फिसड्डी निकले तो हम छुपकर उनकी मदद कर देंगे। बस हमें उन खास पाबंदियों को नहीं छेड़ना है जो हमारे जैसों को रोकने के लिए बनी है, बाकी तो हम धूल में मिला ही देंगे। सींग वाली औरत उत्साह में चिल्लाई, फिर तो देर किस बात की, चलो देखते हैं उस सीढ़ी पर कौन गया है। ब्रदर नाइट फील्ड, आपके पास तो छिपने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है, क्या आप हमें भी गायब कर सकते हैं? नाइट फील्ड ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, अभी देखो। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और एक चांदी जैसा कोहरा उन तीनों के चारों ओर लिपट गया। अगले ही पल वे सब एक तेज चमक के साथ गायब हो गए। अभी ये सब तमाशा चल ही रहा था कि कुनवू माउंटेन के बीचों बीच बने उस पत्थर के मंडप के पास सफेद रोशनी के पर्दे से एक इंद्रधनुषी मोर बाहर निकला। इधर हानली अपनी एड़ियों के बल उछलते हुए हर छलांग में 10-10 सीढ़ियां पार कर रहा था। कुछ मोड़ मुड़ने के बाद वो सफेद पत्थर वाला मैदान उसकी आंखों से ओझल हो गया। रास्ते के किनारे उसे कुछ विशाल पेड़ दिखाई दिए। ऐसे अजीबोगरीब पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए उसने तनी दिलचस्पी से उन्हें निहारा। हजारों सालों से इस जादुई पहाड़ पर खड़े ये पेड़ अब तक तो किसी भी कीमती औजार को बनाने के लिए आला दर्जे का सामान बन चुके होंगे, मगर हानली के पास इन फालतू चीजों के लिए रुकने का समय नहीं था। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसकी आंखों में चमक आई। सामने एक बहुत बड़ी इमारतों की कतार खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। पलक झपकते ही वो सबसे ऊपर पहुंच गया और एकदम से ठिठक गया। सामने सफेद धुंध की एक दीवार खड़ी थी। जब उसने गौर से देखा तो उसे 20 मीटर ऊंची एक सलेटी दीवार नजर आई, जिसने सब कुछ अपने पीछे छिपा रखा था। उस पर सुनहरे और चांदी जैसे अक्षरों में बड़े रौब से लिखा था, स्पिरिट मेटल हॉल। दीवार के ऊपर से उसे एक विशाल इमारत का शिखर दिखाई दे रहा था। हानली ने दाएं बाएं नजर घुमारी तो पाया कि वो कोहरा असल में एक मजबूत बैरियर था, जिसने पूरे हॉल को अपने घेरे में ले रखा था। ऐसा लगता था कि पुराने जमाने के कल्टीवेटर्स ने यहां से भागने से पहले पहाड़ की सारी रेस्ट्रिक्शंस चालू कर दी थीं। शायद वे इस उम्मीद में थे कि एक न एक दिन वापस लौटेंगे। ये बातें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। उसने अपनी आस्तीन झटकी और एक सुनहरी तलवार उस दरवाजे की तरफ छोड़ दी। एक अजीब सी भनभनाहट के साथ वो तलवार बैरियर के अंदर आधे फुट तक तो धंस गई, पर फिर रुक गई। देखते ही देखते वो घाव तेज रोशनी के साथ भरने लगा और बैरियर फिर से वैसा ही हो गया। हानली ने माथा सिकोड़ा और अपनी तलवार वापस बुला ली। वो दरार पल भर में गायब हो गई। ये देखकर कि बैरियर लगभग 3 मीटर मोटा है, वो सोच में पड़ गया कि क्या उसकी सारी तलवारें मिलकर भी इस पर कोई असर डाल पाएंगी। अगर उसने एक ही झटके में इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा तो ये बार बार खुद को ठीक कर लेगा। बेशक अगर उसके पास हफ्तों का समय होता तो वो अपने गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स छोड़ देता, जो धीरे धीरे इस बैरियर की अंदरूनी शक्ति को चाट जाते। मगर यहाँ एक एक पल कीमती था। उसने फौरन फैसला लिया और अपनी पोटली पर एक हाथ मारा। उसमें से रोशनी का एक गोला निकला जो उसके चारों ओर घूमने लगा और फिर एक पंखे में बदल गया, जिससे सुनहरी, चांदी जैसी और लाल किरणें फूट रही थीं। जैसे ही उसने इशारा किया, उस पंखे से एक फीनिक्स की आवाज़ गूंजी और वो उसके हाथ में आ गया। उसने पंखे को खोला और देखते ही देखते वो 1 मीटर बड़ा हो गया और उससे आग की लपटें निकलने लगी। उसने ठंडी नज़रों से बैरियर को देखा और हाथ घुमा दिया। इस बार उसने अपनी ताकत पर पूरा कंट्रोल रखा ताकि वो आग वाला पक्षी फिर से बाहर न निकल आए। पंखे से बस 3 रंगों की आग की एक धार निकली और बैरियर से टकराई। वो मजबूत दीवार मोम की तरह पिघलने लगी और देखते ही देखते एक बड़ा रास्ता बन गया। ये देखते ही उसने पंखा छिपाया और तेजी से अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके पीछे वो रास्ता फिर से बंद हो गया। हानली बेचारगी से मुस्कुराया। बाहर निकलते वक्त उसे फिर से अपनी जान लगानी होगी। उसने अपने शरीर के अंदर की ताकत को टटोला। हालांकि उसने पंखे की आधी से भी कम ताकत इस्तेमाल की थी, फिर भी उसकी 1/3 अंदरूनी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने अपना सिर झटका और पत्थर की दीवार के किनारे चलने लगा। सामने जो इमारतें थीं वो सब एक जैसी थीं, 2 मंजिला और लगभग 30 मीटर ऊंची।
वो सबसे पहली इमारत में घुसा, पर वहां सिवाय कुछ पुराने फर्नीचर के और कुछ नहीं था। वो महज आराम करने की जगह थी। भले ही यहां कभी उन प्राचीन कल्टीवेटर्स का कीमती सामान रहा हो, पर जाते वक्त वो सुई तक साथ ले गए थे। हानली को पहले से ही इसका अंदेशा था, फिर भी उसके मुंह से एक ठंडी आह निकली। उसने बाकी इमारतों में भी झांक कर देखा, पर जैसा उसे डर था वहां सन्नाटा पसरा था। जब वो गोदामों की तरफ बढ़ा जहां सामान रखा जाता था, तो वहां भी उसे सिवाय खालीपन के कुछ न मिला। सारे रैक, मेज और संदूक खाली पड़े थे। हथियार बनाने का नामो निशान तक नहीं था, जिससे वो काफी मायूस हो गया। लेकिन जैसे ही वो आखिरी इमारत से बाहर निकला, उसकी नज़र एक पत्थर के हॉल पर पड़ी। वो हॉल करीब 300 मीटर चौड़ा था, लेकिन उसका रंग ऐसा सुर्ख लाल था जैसे वो अभी अभी पिघली हुई आग से निकलकर बना हो। स्पिरिट चेंज हॉल। हानली ने उन अक्षरों को पढ़ा जो दरवाजे के ऊपर लटके थे। अभी वो बाहर ही था, पर उसे अंदर से एक जानी पहचानी और ताकतवर लहर महसूस हो रही थी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वो अपने हाथ पीछे बांधकर बड़े रौब से अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसके कानों में बिजली कड़कने जैसी भयंकर आवाज गूंजी। उसने तेजी से अपनी आंखें पूरे हॉल में घुमाईं। अब अगले भाग में वो होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दहकते हुए स्पिरिट चेंज हॉल के भीतर हान ली का सामना एक ऐसी खौफनाक ताकत से होगा जो पल भर में किसी का भी राम नाम सत्य कर दे। बाहर काल बनकर नाइट फील्ड की टोली साय की तरह पीछे लगी है और अंदर हान ली एक ऐसे खूनी जाल में फंस चुका है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला पड़ता जा रहा है। क्या हान ली इस मौत के खेल से जिंदा निकल पाएगा या इस बार उसकी अक्ल चरने चली जाएगी? अगले पार्ट में जो गर्दा उड़ने वाला है उसे देखने के लिए भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। यार सच बताऊं तो अपने 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तनी जल्दी से 1000 करवा दो यार, ताकि मुझे भी काम करने में और जोश आए और मैं आपके लिए ऐसा ही धमाकेदार और चटपटा कंटेंट लाता रहूं। अगली खतरनाक कड़ी के लिए एकदम रेडी रहिए।